सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज दोस्तों हम बात करेंगे सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो कक्षा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हम सबसे पहले जो भारत का भूगोल है इस विषय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ, उसके बाद क्लास प्रारंभ करते हैं। मेरा नाम है विनोद सहारन और जैसा कि आप जानते हैं भूगोल की कक्षा लगी है तो भूगोल ही पढ़ाऊँगा भाई। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भूगोल पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो ये कक्षा है इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप सभी को अच्छे रूप से पता होना चाहिए कि हमारे टोटल छः 7 टॉपिक हैं, 6 या 7 टॉपिक है। हालांकि सबसे बड़ी खास तौर पर अगर विशेषता देखी जाए तो एक टॉपिक ऐसा है जो हमेशा 2 टॉपिक हम बोल देते हैं अलग अलग, वन्य जीव और प्राकृतिक वनस्पति अलग नहीं होते, एक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग पढ़े या साथ साथ पढ़े हम जैसा भी ठीक है। तो हमारे 7 टॉपिक हैं, 7 टॉपिकों को ध्यान रखना है। हालांकि हमारे सिलेबस में सामान्य परिचय का उल्लेख नहीं किया गया है, भारत का सामान्य परिचय, लेकिन भारत का सामान्य परिचय भले ही उल्लेख हो भले ही न हो, सामान्य परिचय पढ़ना ही होता है। कारण क्योंकि ये जनरल नॉलेज है भारत के बारे में, ये अगर पता नहीं होगी तो आप भारत के अंदर कोई भी ऊर्जा संसाधन टॉपिक है, भले ही आप अन्य कोई टॉपिक है भारत के अंदर जैसे खनिज है, भारत के प्रमुख उद्योग है, परिवहन है, कोई भी टॉपिक पढ़ नहीं पाएंगे। तो मैं एक बार टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से हमारे, जैसे कि भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे हम, भारत में एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर इन इंडिया पढ़ेंगे, भारत में कृषि, मिनरल्स यानी खनिज हम पढ़ेंगे, एनर्जी रिसोर्स पढ़ने वाले हैं यानी ऊर्जा संसाधन है, मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के प्रमुख उद्योग भी पढ़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे यानी परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक हमारा आता है दोस्तों कौन सा, हमारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे यानी कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति, और दोस्तों हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे यानी कि वन्य जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे टोटल अगर देखो तो 6-7 टॉपिक बनते हैं और 6-7 टॉपिकों को अच्छे दृष्टि से एक एक पॉइंट्स के ऊपर नजर डालते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम जब भी पढ़ेंगे तो आप सभी को एक चीज का बड़ा सरलता से ध्यान रखना है दोस्तों कि भारत का जब भी हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आप सुंदर तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा, मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं और सारे पॉइंट हम मानचित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल अब शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। नाम क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भारत का सामान्य परिचय नाम है इसका, भारत का सामान्य परिचय, ये हमारा टॉपिक है। नोट्स बनाते जाइएगा, आपको शानदार तरीके से नोट्स बनवा दूंगा यहां पर मैं। और इसकी पहली कक्षा इसलिए मैं लिख देता हूं भाग 1 लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्तों, हमें जब भी सामान्य परिचय पढ़ते हैं तो सामान्य परिचय में हमें क्या ध्यान रखना होता है। हमें दोस्तों सामान्य परिचय के अंदर ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 पॉइंट पढ़ने होते हैं। जैसे कि भारत का नामकरण कैसे हुआ, नामकरण के बारे में बात करेंगे, भारत के अक्षांशीय विस्तार, भारत के देशांतरीय विस्तार, भारत की बाउंड्री के ऊपर हम बात करेंगे और बाद में हम लास्ट में जाते जाते दोस्तों भारत का जो आंतरिक परिचय है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा देखते हैं कि हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, सामान्य परिचय के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जो भारत का सामान्य परिचय जो टॉपिक है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं वो नाम लिख देता हूं और उन्हीं के अनुसार हम एक एक करके पॉइंट पर चलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत का जो नामकरण है वो कैसे हुआ है, यानी सबसे पहले हमें नामकरण पढ़ना होगा। 2 नंबर पर हम जो बात करेंगे दोस्तों ध्यान रखिए वो कौन सी होगी, तो हम लिखेंगे अक्षांशीय विस्तार। कौन सा विस्तार लिखने वाले हैं, तो 2 नंबर पर हम लिखेंगे दोस्तों कौन सा विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार लिखने वाले हैं। तो 2 नंबर पॉइंट हमारा ये रहेगा। 3 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो 3 नंबर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देशांतरीय विस्तार। कौन सा होगा, देशांतरीय विस्तार। तो 3 नंबर पॉइंट हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। 4 नंबर पर हम बात करें तो 4 नंबर पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीमा। अब आप कहोगे सर सीमा, तो सीमा को बहुत अलग अलग भागों में तोड़कर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमें स्थलीय सीमा पढ़नी है, जैसे कौन सी पढ़नी है, स्थलीय सीमा। हमें दोस्तों तटीय सीमा भी पढ़नी है, कौन सी, तटीय सीमा भी पढ़नी है, प्लस समुद्री बाउंड्रियां यानी समुद्री सीमा भी पढ़नी है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होगी। तो सबसे पहले अच्छे रूप से सुन लीजिएगा, ये सारी चीजें हम इसमें सीमा में पढ़ने वाले हैं। और 5वां जो आता है दोस्तों वो है भारत का आंतरिक परिचय। आंतरिक परिचय का मतलब है कि हम भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, भारत का कुल क्षेत्रफल, ये सारी चीजें देखेंगे। भारत का बड़ा राज्य, छोटा राज्य, ये सारी चीजें हम आंतरिक परिचय में देख लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमें अच्छे रूप से पता होने चाहिए। तो नामकरण के ऊपर सबसे पहले हमें चर्चा करनी है। तो आइए दोस्तों
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सर, अभी एक विद्यार्थी का कमेंट आया है, मैं अभी एक बात बोल देता हूं। कह रहे हैं कि सर शॉर्टकट पढ़ा दीजिएगा, मैं विद्यार्थी का नाम नहीं लूंगा। एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, शॉर्टकट पढ़ना है तो उत्कर्ष थोड़ी है, बहुत सारी संस्थान है, वहां से पढ़िए ना। शॉर्टकट पढ़ना है, एक दिन में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। उत्कर्ष में क्यों आते हैं फिर? शॉर्टकट नहीं, लाइफ में हर चीज का शॉर्टकट मत ढूंढा करे, ठीक है। और खास तौर पर एक चीज का ध्यान रखिए, पेपर नजदीक है। अरे पेपर नजदीक, याद कराने का वादा मेरा है ना भाई, क्लास में अभी क्लास शुरू नहीं, उससे पहले शॉर्टकट कटा दीजिए। ये चीज कभी नहीं कहनी चाहिए। जिंदगी में ध्यान रखिएगा, कामयाब होना है तो शॉर्टकट रास्ते चलना छोड़ दीजिए। अगर मंजिल पानी है तो हार्ड रास्तों से भी चलना, थोड़ा कठिन रास्तों से भी चलना सीखें। आपको एक एक पॉइंट याद कराने की जिम्मेवारी मेरी है, क्यों चिंता करते हैं आप? तो ग्रेजुएशन लेवल है, अगर मैं यहां पर कांस्टेबल लेवल का पढ़ा के चला गया तो पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। शॉर्टकट तो वही होता है, फिर कांस्टेबल लेवल का पढ़ा के निपट जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको ग्रेजुएशन लेवल का ही मैटर मिलेगा, और ग्रेजुएशन लेवल का मैटर मिलेगा तभी हम ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा पास कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब कोई भी नहीं कहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें ये सारी चीजें देखनी है, और सबसे पहले मैंने जैसा कि आप सभी को कहा कि हम बात करने वाले हैं नामकरण के ऊपर। किसके ऊपर बात करने वाले हैं? नामकरण के ऊपर। तो नामकरण के ऊपर हम बात करने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। नामकरण, आपके सामने मैं बहुत सारे नाम लिखने वाला हूं, बहुत सारे नाम लिखूंगा, लगभग आपके सामने 4 या 5 नाम लिखने वाला हूं। ये सारे नाम आपको बताने कहां कहां पर मिलता है। तो सबसे पहले आपने नाम सुना है भारत, नाम तो सभी ने सुना ही है। तो ये भारत नाम कहां से कैसे पड़ा है भारत का? एक आप सभी ने नाम सुना होगा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान नाम भारत का कैसे पड़ा? तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, हिंदुस्तान नाम भारत का कैसे पड़ा है। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपने एक शब्द और सुना होगा भारत के लिए, इंडिया। ये इंडिया नाम क्यों पड़ा भारत का, ये भी हमें पता होना चाहिए, इंडिया। इसके अलावा अगर देखिए, चौथा पॉइंट, आपने एक शब्द सुना होगा जम्बू द्वीप। क्या नाम सुना होगा? जम्बू द्वीप। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 नाम सुने होंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूंगा इनमें से कौन सा नाम है, कौन सा नाम नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं सर क्लास कब प्रारंभ हुई? क्लास दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी बता देता हूं, रोज 7 बजे ये क्लास प्रारंभ हुआ करेगी, ठीक है। रोज 7 बजे क्लास प्रारंभ हुआ करेगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत की बात करें तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि भारत शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे प्राचीन समय के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे वेद लिखे गए हैं, बहुत सारे दोस्तों ग्रंथों की रचना हुई है, पुराणों की हुई है, आरण्यक की हुई है, बहुत सारी चीजों की रचना हुई है। तो उसी में दोस्तों एक पुराण आता है, विष्णु पुराण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत शब्द का सबसे पहला उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। और विष्णु पुराण में एक बात बोली गई है कि जो हिंद महासागर है दोस्तों, हिंद महासागर के उत्तर में और दोस्तों हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है, और इस भूभाग पर रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, यानी भारत शब्द का उल्लेख सबसे पहले हमें कहां पर मिलेगा? विष्णु पुराण के अंदर मिलता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारत शब्द का उल्लेख किसके में मिलता है? तो हम बोलेंगे इसका भारत शब्द का पहला उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। और विष्णु पुराण में क्या कहा गया है कि हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण के अंदर जो भूभाग है वो भारत है, और यहां पर रहने वाले लोग भारतीय हैं। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया, विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है भारत शब्द का, सबसे प्राचीन उल्लेख। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है दोस्तों कि जो हमारा ये भारत है, यहां पर बाहरी आक्रांता बहुत सारे आए थे। आप जानते हैं यूरोप की तरफ से भी आए हैं, आप यूनान की तरफ से, जैसे यूनान दोस्तों वर्तमान में जैसे ग्रीस, यूनान एक ही बात है। तो अगर देखा जाए यूरोप में पड़ता है ये। अरब देशों से भी बहुत सारे आक्रांता यहां पर पहुंचे, मध्य एशिया से बहुत सारे आक्रांता भारत में आए थे। तो आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ईरान की तरफ से लोग भारत आए दोस्तों, ईरान के लोग क्या है, शय जो शब्द होता है, कौन सा? शय शब्द। इस शय शब्द को है बोलते हैं। ईरान के लोग क्या बोलते हैं? शय को है। जैसे कि मारवाड़ में आप देख सकते हैं, यहां पर शय को है बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यहां पर सकारात्मक नहीं हकारात्मक बोल देते हैं, संतरे को हंतरा बोल देते हैं। तो शय को है बोला जाता है। वो अलग अलग क्षेत्रीय स्थानीय भाषाएं हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ईरान के लोग भी क्या बोलते थे? शय को है बोलते थे। तो आप सभी को ध्यान रखना है, हमारे भारत में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी नदी बहती थी हड़प्पा सभ्यता से भी, और हड़प्पा सभ्यता का नाम भी उस नदी के कारण हुआ, सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी। तो ईरान के लोग क्या कहते थे? सिंधु नदी जिस स्थान पर बहती थी, शय को है बोलते थे, तो सिंधु नदी को क्या बोलेंगे? हिंदू नदी बोलेंगे। शय को है बोलते हैं तो सिंधु को क्या बोलेंगे? हिंदू नदी। और ऊपर से दोस्तों सिंधु जिस नदी स्थान पर बहती थी वो सिंधु का स्थान कहलाया। तो ईरान के लोग बोलने लगे कि हिंदू नदी जहां पर बहती है वो कौन सा है? हिंदू का स्थान है। यानी जो हिंदुस्तान नाम है दोस्तों, ये ईरान के लोगों ने दिया है। यानी ये नाम किसने दिया है? तो हम स्पष्ट रूप से बता देंगे, ये नाम दोस्तों ईरानियों के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा ये नाम दिया गया है, ईरान के लोगों के द्वारा दिया गया है।
ठीक है। फिर दे रखा है इंडिया नाम। ये इंडिया नाम ऐसे ही नहीं पड़ा दोस्तों, आप जानते हैं कि जो यूनान के लोग थे, ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, यूनानियों के द्वारा दिया गया, यूनानियों के द्वारा दिया गया, पूरा शब्द लिख देता हूं, ये लीजिए। अब इंडस नाम क्यों पड़ा है, और एक हमने लिखा विष्णु पुराण में उल्लेख, चलो हम यहां पर ये भी लिख देते हैं। अब सबसे बड़ी जो खास बात है वो क्या ध्यान रखनी है, अगला है इंडिया। इंडिया शब्द कहां पर मिलेगा, तो हम कहेंगे दोस्तों जो यूनान के लोग थे वो हमारी सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे। सिंधु नदी को क्या बोलते थे, इंडस रिवर। अब स्पष्ट सी बात है कि इंडस यानी सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाया था, सिंधुस्तान यानी हिंदुस्तान कहलाया दोस्तों। तो वो क्या बोलने लगे, इसे इंडस नदी के आसपास का जो एरिया था उसे इंडिया बोलने लग गए। तो ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि ये इंडिया जो शब्द है ये किसने दिया था, तो हम कहेंगे यह शब्द यूनानियों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, यूनानियों के द्वारा दिया गया था, यूनानियों के द्वारा दिया गया था। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना, यूनानियों के द्वारा दिया गया। तो हमने यहां पर यह भी देख लिया। अगला है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप की बात करें दोस्तों, ध्यान रखें, जम्बू द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप भारत का नाम नहीं है। आप देखना रामायण, कोरोना काल आया उस समय आपने रामायण खूब देखी होगी, तो उस समय दोस्तों एक भजन छोटा सा एक धार्मिक यानी ट्यून आती थी, जम्बू द्वीपे ऐसे करके एक धार्मिक ट्यून से आती थी रामायण के अंदर। तो आप सभी को ध्यान रखना है जम्बू द्वीप भारत का नाम नहीं है। जम्बू द्वीप एशिया महाद्वीप को बोला जाता था, और एशिया महाद्वीप में भारत आप जानते हैं कहां पर पड़ता है, दक्षिण के अंदर पड़ता है, यानी भारत एशिया का दक्षिणी हिस्सा ये बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए जम्बू द्वीप क्या है, बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग माना गया है, भारत का नाम नहीं है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्या है दोस्तों, जम्बू द्वीप एक बहुत बड़े क्षेत्र का नाम है और भारत इस क्षेत्र का दक्षिणी हिस्सा है। तो बौद्ध काल में जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग माना जाता था भारत। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बौद्ध काल में, ध्यान रखिएगा, हम लिखेंगे बौद्ध काल में भारत को, बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप का, बौद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग माना जाता था, दक्षिणी भाग माना गया। तो ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो हमने यहां पर अच्छे रूप से पहले नामकरण के ऊपर चर्चा की है। तो ये दोस्तों इंडिया के नाम वगैरह पर जो भी बातें थी हमने एक एक करके सभी पर बात की है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, ये सामान्य परिचय में ये सारे पॉइंट पढ़ने वाले, नामकरण, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा, आंतरिक परिचय, ये सारे शब्द देखने वाले हैं। कहा था ना आपको, ठीक है। अब दोस्तों नामकरण तो हो गया कंप्लीट, अब हम बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार पर। तो एक बार इसे नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट कर सकते हैं, फिर दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार की ओर। एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम अक्षांशीय विस्तार की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर भी लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय विस्तार देखा है, अब देख लेते हैं हम, सॉरी नामकरण देखा है, अब हम देखने वाले अक्षांशीय विस्तार। अब हम हेडिंग लगाएंगे दोस्तों किसके बारे में, अब हम हेडिंग लगाएंगे अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार दोस्तों, हमेशा किसी भी देश का आप अक्षांशीय विस्तार पढ़ेंगे तो आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा अक्षांशीय विस्तार एक पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं यहां पर दो का उल्लेख करूंगा। अब आप कहोगे सर दो का उल्लेख क्यों करेंगे, तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि मैं दो का उल्लेख क्यों करूंगा और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपके सामने लिखूंगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, सबसे पहले भारत के अक्षांशीय विस्तार में हमें क्या ध्यान रखना है। तो परीक्षा में हमसे इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, कह रहे हैं कि सर ये क्लास अपलोड भी की जाएगी क्या। बिल्कुल दीपक जी, ये क्लास अपलोड होगी, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो मैं आप सभी से बस एक ही निवेदन करूंगा कि ये क्लास, पहले मैं बता देता हूं सारी जानकारी, ये अब क्लास आपको अपलोड मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब जो ये क्लास है लाइव जो हो रही है, अभी आपके सामने मैं लाइव उपस्थित हूं, ये क्लास रोज 7 से 9 बजे तक लाइव चला करेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए बाद में क्लास आपको ऐप में मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे खास बात आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई शंका हो, क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी विद्यार्थियों से बस एक निवेदन करूंगा कि बीच के अंदर जैसे ही क्लास प्रारंभ होती है उस दौरान कमेंट कीजिए, भले गुड मॉर्निंग कीजिए, राम राम कीजिए, राधे राधे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच बीच में कमेंट नहीं करेगा कोई, क्योंकि दोस्तों फिर हमारे मैटर की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, मैटर जल्द कवर नहीं हो पाएगा। परीक्षा आपकी निकट है तो मैं सोचता हूं कम समय में ज़्यादा बातें आपको करवा दूं, तो बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार में हम दो पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर मैं एक तो लिखने जा रहा हूं भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे रूप से, भारत की मुख्य भूमिका
आपके सामने मैंने लिखा है भारत, हमें देखना अक्षांशीय विस्तार। तो सबसे पहले तो हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम यहाँ पर लिख रहे हैं भारत की मुख्य भूमिका। एक तो ये शब्द लिख रहे हैं और एक शब्द हम लिख लेते हैं, ध्यान रखिए, संपूर्ण भारत का, यानी द्वीपों सहित। संपूर्ण भारत मतलब कि द्वीपों सहित। एक तो आ गया भारत की मुख्य भूमि की बात की केवल हमने, और एक हम बात कर रहे हैं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार। एक तो है भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार, और एक है द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार। ये 2 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। अब ये 2 पॉइंट क्यों हैं, ये हम देखने वाले हैं दोस्तों। हमने देखा है भारत की मुख्य भूमिका और द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार, द्वीपों सहित भारत का 2 देखने वाले हैं। अब मैं पहले 2 लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भारत की मुख्य भूमिका देखते हैं। तो हम लिखेंगे दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांश तक। तो सबसे पहले हमने भारत की मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखा है, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा है द्वीपों सहित। द्वीपों सहित में हम लिखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ध्यान रखिए, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो आपके सामने मैंने 2 अक्षांशीय विस्तार लिखे हैं, 2 अक्षांशीय विस्तार लिखे हैं दोस्तों। अब गौर से इन्हें समझने का प्रयास करना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हमने 2 लिखे हैं, लेकिन एक सबसे पहले एक शब्द चेक करें। यहां पर उत्तरी शब्द है, यहां पर भी क्या है, उत्तरी शब्द है, यहां पर भी उत्तरी शब्द है, यहां पर भी, यानी हमारे अक्षांशीय विस्तार के पीछे उत्तरी 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 शब्द आ रहा है। क्या रहा है, उत्तरी शब्द लगातार आ रहा है। ये उत्तरी शब्द क्यों आया है, एक तो हमें ये देखना होगा, ये उत्तरी शब्द क्यों आया है, हमें ये अच्छे रूप से देखना होगा। उसके बाद में 2 क्यों लिखे, इसका कारण भी आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारे यहां पर हम ग्लोब ले लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार से हमारी दोस्तों पृथ्वी कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए, मैंने यहां पर क्या लिया है, ग्लोब ले लिया है। अब आप अच्छे रूप से जानते हैं कि हमारे दोस्तों यहां पर इस प्रकार से क्या है, एक 0 डिग्री है, यानी कि यह है दोस्तों भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं हम इसे, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा हम इसे कहते हैं। विषुवत रेखा हम इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ये लीजिए, अब ध्यान रखिए, भारत भूमध्य रेखा ने क्या कर दिया है, भूमध्य रेखा ने दोस्तों इस ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया है। ये तो कौन सा, ये तो है उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री ने इसे क्या कर दिया, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। एक तो कौन सा, उत्तरी गोलार्ध में बांट दिया, और एक हम देखें दोस्तों तो एक बांट दिया है दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से में बांट दिया है, तो हम कह देंगे दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया है। ये लीजिए दोस्तों, तो हमने यहां पर देखा है, एक तो बांट दिया उत्तरी गोलार्ध में और एक बांट दिया है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी पूरी पृथ्वी को 0 डिग्री 2 भागों में बांट देती है। अब भारत की बात करें तो आप भारत का मानचित्र देखेंगे, भारत पड़ता है दोस्तों यहां पर, भारत पड़ता है यहां पर। इस प्रकार से दोस्तों भारत की आकृति है, यहां पर पड़ता है भारत। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि भारत दोस्तों जिस क्षेत्र के अंदर पड़ रहा है, ये कौन से गोलार्ध का हिस्सा है। भारत अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से देखें तो भारत अक्षांशों की दृष्टि से किसका हिस्सा लग रहा है आपको, तो आप कहोगे सर अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से तो हमें यह
उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा लग रहा है, यानी ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा लग रहा है। यानी दोस्तों ध्यान रखिए, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होने की वजह से कौन से भाग का हिस्सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध का। इसी वजह से दोस्तों भारत के अक्षांशीय विस्तार के अंदर पीछे शब्द क्या है, उत्तरी उत्तरी, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा। ये उत्तरी शब्द किसको दर्शाता है, ये उत्तरी शब्द दर्शाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो हमने यहां पर देख लिया उत्तरी उत्तरी शब्द क्यों आ रहा है, पहले हमने ये देखा है। चलो ठीक है, तो हमने अक्षांशीय विस्तार में देखा है भारत की मुख्य भूमिका और द्वीपों सहित दोनों लिखे हैं और उत्तरी शब्द का कारण बता दिया है। अब हम मानचित्र के माध्यम से दोस्तों क्या देखने वाले हैं, ये दो अक्षांशीय विस्तार क्यों लिखे हैं। आपके सामने दोस्तों भारत का ये मानचित्र लगा हुआ है। आइए भारत के मानचित्र में दोस्तों मैं जल्द से जल्द आपको इसके ऊपर बता देता हूं। ये भारत का जो मानचित्र आप देख पा रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कम धुंधला सा दिखाई दे थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा इसे मैं गहरा कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता है क्योंकि दोस्तों ये हमारे ऑफिशियल जो मानचित्र है ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे आपको। चलो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इसे। तो आप देख रहे हैं मैंने दो क्यों बताए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने देखा ये हमारा भारत है, ये पड़ोसी देश बांग्लादेश है, यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत आ गया इस प्रकार से, और ये आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु से हम उत्तर की ओर चलेंगे इस प्रकार से, तमिलनाडु से हम उत्तर की ओर चलेंगे इस प्रकार से। ये लीजिए, और यहां पर आप सभी जानते हैं कि ये कौन सा राज्य है, ये है तमिलनाडु, और यहां पर आप सभी जानते हैं इस प्रकार से ये है लद्दाख। ये लीजिए, हमने यहां पर भारत का मानचित्र बना लिया है। ये भारत का मानचित्र है, गौर से सुन लीजिएगा। अब मैंने दो क्यों बताए हैं, इस दो का मैं आपको बता देता हूं। भारत में यहां पर भी एक द्वीप पड़ता है दोस्तों, भारत में यहां पर भी एक द्वीप पड़ता है, ठीक है, बस इतना से पॉइंट हमें देखने थे। कह रहे हैं सर ये बाद में रिकॉर्डेड में आएगी, बिल्कुल आएगी प्रियंका जी, बिल्कुल आएगी। कह रहे हैं कि सर ज्योग्राफी कंप्लीट करवाओगे क्या, ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं, जो आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भारत का जो सिलेबस दे रखा है सिर्फ वही करवाऊंगा। हाँ करवा मैं आपको काफ़ी गहराई से दूंगा, चिंता नहीं करना, और बीच बीच में कमेंट भी नहीं करें। अगर मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि सर इग्नोर करें, हमारे कमेंट को पढ़ नहीं रहे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट बीच में नहीं करिएगा। हाँ कोई जरूरी हो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है तो बात कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अच्छे रूप से भारत का मानचित्र बना दिया है। अभी सबसे पहले हमने क्या देखा था, अब यहाँ पर देखना है। मैंने पहला लिखा है भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार। भारत की कौन सी भूमिका, मुख्य भूमिका। तो आप सभी को ध्यान रखना है भारत की मुख्य भूमि कौन सी है। भारत की मुख्य भूमि का मतलब है कि भारत में दोस्तों यहां से लेकर और यहां तक का जो अक्षांशीय विस्तार है, ध्यान रखिएगा, भारत में यहां से लेकर और यहां तक, यानी तमिलनाडु से लेकर लद्दाख में ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये पूरा का पूरा मुख्य भूमि है दोस्तों, ये है मुख्य भूमि। और अगर हम बात करें मुख्य भूमि में, तो हमारी मुख्य भूमि के अंदर एक चीज का आप सभी को अच्छे रूप से पता होना चाहिए कि भारत की अगर हम बात करें मुख्य भूमि में, तो भारत की मुख्य भूमि में दोस्तों हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है दोस्तों वो कौन सा है, तो हम लिख देंगे इसका नाम है इंदिरा कोल। इसका नाम क्या है दोस्तों, तो हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम है दोस्तों इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां पर पड़ता है, तो हम स्पष्ट रूप से ये भी बता देंगे कि यह लद्दाख में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, लद्दाख के अंदर पड़ता है। ये लीजिए, तो हमने देखा है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब यहां पर देख सकते हैं ये वाला बिंदु, ये दोस्तों मुख्य भूमि पर कौन सा बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है। तो यहां पर लिख देता हूं, यह है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है, भारत का मुख्य भूमि पर क्या है, दक्षिणी बिंदु है। तो इसके बारे में ध्यान रखिए, भारत की मुख्य भूमि का क्या है, दक्षिणी बिंदु। अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो हम कह देंगे दोस्तों इसका नाम है कन्याकुमारी। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कन्याकुमारी को हम बोलते हैं कैप कैमोरिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैप कैमोरिन कहते हैं। कन्याकुमारी को हम क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन कहते हैं। चलो हमने ये भी देख लिया। ये कहां पर पड़ता है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे ये दोस्तों तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, ये हमारे भारत में तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। तो हमने ये भी देख लिया, उत्तरी बिंदु की बात की और मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का, ध्यान रखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार बताओ,
या तो ये क्वेश्चन मिल जाए या आपको सीधा ही मिल जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो आप ये वाला अक्षांश बताएंगे। इसका मतलब क्या है, भारत की मुख्य भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, अंडमान निकोबार को शामिल नहीं किया जाता। भारत की मुख्य भूमि का मतलब है ये वाली जो भूमि दिखाई दे रही है आपको, इसी भूमि का पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए यहां पर वो क्या पूछ ले, द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार बताओ। अब देखिए द्वीपों सहित 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, द्वीपों सहित। अगर वो आपको देता है द्वीपों सहित, या आपको शब्द दे दे कि संपूर्ण भारत, या तो संपूर्ण भारत, संपूर्ण में द्वीप भी शामिल हो जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये क्या है, भारत का, ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी सबसे तम शब्द लग चुका है, और तम शब्द क्या होता है, सबसे साउथ के अंदर बोल दिया जाता है। यह है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, दक्षिणतम बिंदु के नाम एक नहीं है, नाम बहुत सारे हैं इस दक्षिणतम बिंदु के। नाम क्या क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूं। इस दक्षिणतम बिंदु को ध्यान रखिए इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इस दक्षिणतम बिंदु को किस नाम से जानते हैं, तो इस दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसे दोस्तों पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पॉइंट। ठीक है, इसे दोस्तों पार्सन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इतने सारे इसके नाम हैं दोस्तों, ये सारे इतने सारे क्या हैं, इसके नाम हैं। ये सारे नाम आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये मैंने नाम बताए। अब ये पड़ता कहां पर है, तो हम स्पष्ट रूप से ये बात लिख देंगे दोस्तों, ये वाला जो है दक्षिणतम बिंदु, ये कहां पर है, हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु कौन से द्वीप के ऊपर पड़ता है, हम लिख देंगे ग्रेट निकोबार के ऊपर पड़ता है। कहां पर पड़ता है, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर पड़ता है। चलो ठीक है, ग्रेट निकोबार, इसमें नाम है निकोबार। निकोबार भारत में कौन से केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है, अंडमान निकोबार का। तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यह हमारे अंडमान निकोबार का हिस्सा है, AN यानी कि अंडमान निकोबार का हिस्सा है। तो गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का वो पूछ रहा है, इसका मतलब है वो यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है। अगर वो आपको क्वेश्चन दे दे संपूर्ण भारत या द्वीपों सहित, इसका मतलब वो यहां से लेकर यहां तक पूछ रहा है। मैंने आपको बता दिया भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है और कहां पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, उसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है और कहां पर है। भारत का सबसे हम देखें सदर्न पॉइंट, देखें सबसे ज्यादा दक्षिण में, देखें दक्षिणतम बिंदु वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसके 2-3 नाम हैं दोस्तों, कहां पर पड़ता है ये मैंने बता दिया। अब चलते हैं वापस ग्लोब के अंदर। चलो हम चलते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको यह ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया है। अगर आप इस 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे, 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर जैसे जैसे जाओगे उत्तरी ध्रुव पर, तो यहां पर कितना डिग्री आ जाएगा, आप कहोगे सर उत्तर में जाने पर यहां पर 90 डिग्री और दक्षिण में जाएंगे तो भी 90 डिग्री आ जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आएगा। इसका मतलब है 0 डिग्री से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ती जा रही है संख्या। तो अगर आप 0 डिग्री से चलोगे तो सबसे पहला कौन सा पॉइंट आएगा दोस्तों, सबसे पहले भारत का उत्तरी बिंदु आएगा, या भारत का दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आएगा, या भारत का ये ग्रेट निकोबार द्वीप के ऊपर जो बिंदु है दक्षिणतम, ये आएगा। 0 डिग्री से चलते हैं तो सबसे पहले भारत में अंडमान निकोबार में स्थित दक्षिणतम बिंदु सबसे पहले आता है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु आएगा। फिर हम 0 डिग्री से और ऊपर चलेंगे तो भारत का उत्तरी बिंदु आएगा। यही है ना, अगर 0 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो सबसे पहले भारत का कौन सा बिंदु आएगा, भारत का दक्षिणतम, उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु और फिर आएगा उत्तरी बिंदु। यही है। तो आपके सामने ये सारे मैंने अक्षांशीय विस्तार लिखा है। तो 0 डिग्री से चलते हैं तो सबसे पहले कौन सा था, अंडमान निकोबार वाला दक्षिणतम बिंदु। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट। अब आप कहोगे सर सबसे छोटी संख्या इनमें से, इन सभी के अंदर सबसे पहले से यही आती है 6 डिग्री 4 मिनट। तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ये कितने डिग्री अक्षांश पर है, ये है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। फिर दोस्तों ये वाला बिंदु है, ये हमारे कितने डिग्री अक्षांश पर है, हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट पर दोस्तों। और ये कितने पर है, तो हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे 37 डिग्री, कितने पर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो ये बिंदु आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। अगर हम भूमध्य रेखा की ओर से चलेंगे तो सबसे पहले ये पॉइंट आएगा, फिर दोस्तों दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे पर ये आएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है भारत की मुख्य भूमि का, तो यहां से लेकर यहां तक बता दीजिए। अगर वो कह रहा है संपूर्ण भारत के द्वीपों सहित, तो फिर आप यहां से लेकर यहां तक बताइए। तो मैंने आपको उत्तरी बिंदु बता दिया, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बता दिया, एक दक्षिण बिंदु बता दिया, और एक भारत का दक्षिणतम बिंदु जो सबसे ज्यादा दक्षिण में है ग्रेट निकोबार पर, वो भी बता दिया है।
ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा। नोट कर लिया है? फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी ने नोट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात की है। अब आपके मन में क्वेश्चन बना होगा, सर इतनी सी अक्षांशीय विस्तार? इतना नहीं है, अक्षांशीय विस्तार अभी हमें और पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा अक्षांशीय विस्तार? तो आप सभी को बहुत ही अच्छे रूप से पता होना चाहिए कि जो भारत का ये मानचित्र दे रखा है, इसे गौर से देखिए दोस्तों। मैं आपको वही राज्य दिखाऊंगा। अब हमें कर्क रेखा के बारे में पढ़ना है। अब आप सभी अच्छे रूप से जानते हैं कि कर्क रेखा का दूसरा नाम है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? आप सभी अच्छे रूप से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री जो रेखा है दोस्तों, 23.5 डिग्री, वो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। पूरे अगर हमारे ग्लोब पर देखें तो हमारी जो ये कर्क रेखा है, वैसे ये 18 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। कितने? 18 देशों से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमें तो सिर्फ भारत के बारे में बात करनी है, हमारे सिलेबस में विश्व का भूगोल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, कर्क रेखा है दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पॉइंट आप सभी जानते ही हैं। लेकिन भारत के 8 राज्य हैं कौन कौन से, ये थोड़ा सा सीक्वेंस में पता रहे। संख्या आपको पता होगी, नाम भी आपको पता होंगे, लेकिन सीक्वेंस आपको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना होगा। एक राज्य तो आपका यहां पर पड़ रहा है, ये वाला राज्य दोस्तों। दूसरा राज्य आप देखेंगे, एक राज्य आपका यहां पर पड़ता है, ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला रहा, ये रहा दूसरा राज्य, ठीक है। एक राज्य आप देख पा रहे हैं, ये वाला है। एक कौन सा? ये वाला राज्य है दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। 3 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 3 राज्य हो चुके हैं। एक राज्य आप देख पा रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, ये लीजिए दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक राज्य आपका ये रहा, देख पा रहे हैं, ये कौन सा है? ये है झारखंड। ये कौन सा है? झारखंड। और एक राज्य आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल। एक दोस्तों त्रिपुरा है और एक है मिजोरम। अब इसको मैं हटा देता हूं। अब इसको गौर से देख लीजिए। आपके सामने जो मानचित्र पर राज्य उकेरे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आइए कर्क रेखा की बात कर लेते हैं, कहां कहां से गुजरती है। तो सबसे पहले हमें हेडिंग लगा लेते हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं कर्क रेखा। अब हम किसके बारे में देखेंगे? कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें दोस्तों, तो कर्क रेखा के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? तो सुनिएगा, कर्क रेखा के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमें पता होना ही चाहिए। आइए देख लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें दोस्तों, तो कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है। ये लीजिए दोस्तों, ये हमने कर्क रेखा बना दी है, ये हमने कर्क रेखा बनाई है। अब कर्क रेखा के बारे में सुनिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, कर्क रेखा, सबसे पहला पॉइंट आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम बताएं। तो दोस्तों ये वाला जो राज्य है, यहां पर ये वाला जो राज्य है, ये कौन सा है? गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। तो ध्यान रखिए, अगर हम कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है, उनमें दोस्तों अगर अध्ययन करें तो आप सभी को ध्यान रखना है, अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो सबसे पहला आएगा गुजरात, उसके बाद आएगा दोस्तों राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। उसके बाद आएगा दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश नाम आ रहा है, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये वाला नाम कौन सा आ रहा है? ये वाला नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़। कौन सा नाम है? ये है छत्तीसगढ़, ये लीजिए। इसके बाद आप नाम देखेंगे दोस्तों, ये वाला जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा राज्य है? हम कहेंगे झारखंड राज्य है। कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो राज्य है, कौन सा? ये वाला, ये कौन सा है? ये है पश्चिमी बंगाल। कौन सा है दोस्तों? ये है पश्चिमी बंगाल। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने पश्चिमी बंगाल के बारे में बात कर ली है, ये है पश्चिमी बंगाल। इसके बाद आप एक राज्य और देख पा रहे हैं, यहां पर जो राज्य है इसे बोला गया है त्रिपुरा राज्य। कौन सा है? त्रिपुरा राज्य, ठीक है। और एक राज्य हमारे यहां पर भी आता है, ये वाला है दोस्तों, कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम राज्य है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए, तो हमें 2 राज्य हमें अच्छे रूप से पता होना चाहिए, क्रम कौन सा है। तो हम स्पष्ट रूप से क्या बोलेंगे कि भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है? तो हम कहेंगे गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, पश्चिमी बंगाल से, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो इन 8 राज्यों से ये रेखा होकर गुजरेगी। तो ये तो हमने चलो देख लिया है। अब परीक्षा में और
क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें देखना होगा। परीक्षा में दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बताइए कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बताओ किस राज्य में है। एक क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बताओ किस राज्य के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई बताओ किस राज्य में है। दो क्वेश्चन तो आपके सामने ये रहे, कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई बताओ, सर्वाधिक लंबाई बताओ, दो क्वेश्चन आपके ये रहे। इसके अलावा देखें आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी, आपसे पूछा जाएगा सबसे निकट राजधानी बताओ, कर्क रेखा के सबसे निकट राजधानी बताओ। तो एक क्वेश्चन हमारे ये बन गया सबसे निकट राजधानी बताओ, और एक क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि सबसे दूर राजधानी बताओ। कर्क रेखा में इन 8 राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, जिन 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, इन 8 राज्यों में सबसे दूर राजधानी किसकी है और सबसे दोस्तों निकट राजधानी कौन सी है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। दो क्वेश्चन हमारे ये बन गए। अब कर्क रेखा कह रहे हैं 12th सीटी के लिए है क्या ये? रोहतास कुमार जी, आपने पहली बात, आपने जब कोर्स लिया था किस चीज़ का लिया था? ग्रेजुएशन लेवल का लिया, ये 12th बेस का नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है, और ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा डेप्थ में पूछा जाता है एग्जाम में, तो मैं डेप्थ में ही इसके अंदर करवाऊंगा। सामान्य परिचय तो दोस्तों देखिएगा, सामान्य परिचय तो सभी के लिए समान होता है। सामान्य परिचय भले आप आरएस पढ़ लो, यूपीएससी में पढ़ लो या कांस्टेबल पढ़ लो, सामान्य परिचय तो सभी के लिए समान रहता है। लेकिन जो अन्य टॉपिक होते हैं ना, जो हमारे भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु वगैरह, जो अन्य खनिज संसाधन, जो भी, वो सारे दोस्तों लेवल अलग अलग हो जाता है। सामान्य परिचय का कोई लेवल नहीं होता, सामान्य परिचय से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर ये पढ़कर आपको ये लगे भी सर ये तो हमने पढ़ा है, या आपको लग रहा है कि बहुत आई है, अगर आपको लग रहा है बहुत आई है तो भी ये नहीं सोचना, और आपको लग रहा है कि ये सर हमने कांस्टेबल पढ़ा है तो भी नहीं सोचना, क्योंकि सामान्य परिचय सभी के लिए सेम रहता है, लेकिन अन्य टॉपिक नहीं रहते। हालांकि भौतिक प्रदेश हमारे नहीं है, मैंने आपके सामने नाम ही ले दिया, वैसे है नहीं, हमारे खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये सारे टॉपिक हैं। तो 8 राज्यों से गुजरती है, दो क्वेश्चन मैंने आपको ये बता दिए। एक क्वेश्चन आपसे ये वाला बन सकता है, ध्यान रखिएगा, कर्क न्यूनतम लंबाई, सर्वाधिक लंबाई। एक दोस्तों जिन कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजर रही है, उनमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन 8 राज्यों में बड़ा राज्य कौन सा है, और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन 8 राज्यों में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपके सामने 6 क्वेश्चन तो ये बन गए। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, ध्यान रखिए, कर्क रेखा के उत्तर में राजधानी कौन कौन सी है। कर्क रेखा के उत्तर में राजधानी, यानी हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजर रही है, तो इन 8 राज्यों में से कितने राज्यों की राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, उत्तर का पता होगा तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्क रेखा के दक्षिण में राजधानी, कर्क रेखा के दक्षिण में राजधानी, तो ये भी हमें अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा, कर्क रेखा के दक्षिण में राजधानी, तो ये हमें सभी को पता होना चाहिए। अब एक एक करके मैं आपको इनके जवाब देता हूं। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां है। तो यहां पर आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई, मानचित्र में आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा लंबाई है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने यहां पर लिख दिया है कि कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई है मध्य प्रदेश में। सबसे कम लंबाई कहां पर है, तो आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा राजस्थान में दोस्तों इसकी सबसे कम लंबाई है। हालांकि राजस्थान की पुस्तकों में लिखा आता है 26 किलोमीटर है इसकी लंबाई। राजस्थान की पुस्तकों में यह लिखा था कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर। गलत है दोस्तों, आप ये कहेंगे गलत, 26 गलत है, मैं ये नहीं कह रहा 26 गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि ये काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई भी कर्क, मकर, भूमध्य रेखा खींची नहीं गई है, काल्पनिक रेखाएं, कल्पना की गई है। भी हमारे यहां पर ऐसी रेखाएं हैं, कल्पना कर रखी है, कोरी किसी प्रकार की लाइन नहीं है। आपको बोल दिया जाए कि आप ऐसे कीजिए कि गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक एक डंडा लीजिए और एक लाइन खींच के आजिए, क्या आप लाइन खींच देंगे? गंगानगर से बांसवाड़ा तक नहीं खींच सकते दोस्तों, हमारे राज्य में नहीं खींची जा सकती, हमारे भारत में नहीं खींची जा सकती, तो पृथ्वी पर कैसे संभव है? कोई लाइनें नहीं है, काल्पनिक है। और काल्पनिक जिनकी बात होती है उनकी आप लंबाई चौड़ाई कभी नहीं बता सकते। हालांकि हमारी पुस्तकों में लिखा रहा है 26 किलोमीटर है, ये लिखा आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। उन्होंने वैसे बता दिया कि जहां से गुजर रही है वो क्षेत्र कितना चौड़ा है, 26 किलोमीटर, वो उन्होंने बता दिया। हालांकि ध्यान रखिएगा, हम किताबों में पढ़ते भी आए हैं 26 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन आज तक कभी परीक्षा में नहीं आया कि राजस्थान के अंदर इसकी इतनी लंबाई है, कभी नहीं आता ऐसा। कारण काल्पनिक चीजें हैं ये चीजें, तो काल्पनिक चीजों का कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर और सबसे कम है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे निकट राजधानी। तो इन 8 राज्यों से जिनसे होकर गुजर रही है, तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों
कह रहे हैं अगरतला है सर नियर राजधानी, अगरतला नहीं है, सबसे निकट राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी रांची सबसे निकटतम राजधानी। अब आपके मन में आएगा सर रांची झारखंड की राजधानी है, मान लिया, तो झारखंड की राजधानी रांची तो ऊपर है ना, ऊपर नहीं है, बिल्कुल गलत है, ऊपर नहीं है। अगर आप झारखंड को गौर से कभी रांची सर्च करके देखिए गूगल पर, आपको झारखंड, मान लीजिए ये रांची शहर है, मान लीजिए रांची शहर है, कर्क रेखा आपके यहां से होकर गुजरती है, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए आप रांची शहर है, मान लीजिए ये क्या है, ये रांची शहर है, तो आप सभी को ध्यान रखना है जो कर्क रेखा है वो यहां से होकर गुजर रही है, यानी कि रांची शहर के ऊपरी हिस्से से होकर गुजरती है। रांची शहर का ज्यादातर हिस्सा इसके दक्षिण में पड़ता है, ऊपर बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल मध्य में से होकर गुजरती तब हम कह देते कि हाँ कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, कर्क रेखा के ऊपर नहीं है, ज्यादातर हिस्सा इसका दक्षिण में है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उनसे हमें पता चलता है कि रांची शहर इसके थोड़े से दक्षिण में पड़ता है, यानी सबसे निकट आ गया रांची। दूर कौन सा है, तो इन 8 राज्यों में से सबसे दूर राजधानी है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, इन 8 राज्यों की मैं बात करूं, इन 8 राज्यों में सबसे निकट राजधानी कर्क रेखा की कौन सी है, रांची, और सबसे दूर कौन सी है, जयपुर। अब हम बात करते हैं बड़ा राज्य और छोटा राज्य। तो बड़ा राज्य तो आप सभी जानते ही हैं कि इन 8 के अंदर क्या बात करें, पूरे भारत में भी सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, तो ध्यान रखिए इन 8 के अंदर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन सा है, तो इन 8 राज्यों में सबसे छोटा राज्य है त्रिपुरा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है, यह भी आप सभी को ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कर्क रेखा के उत्तर में राजधानी और कर्क रेखा के दक्षिण में राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर यहां पर पड़ती है, ठीक है, ये कौन सी है, जयपुर राजधानी है। आप देखेंगे जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ए लिख रहा हूं यहां पर अगरतला। दोस्तों मिजोरम की राजधानी कौन सी है, मिजोरम की राजधानी आइजोल, कौन सी है, आइजोल, तो ध्यान रखिएगा आइजोल की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है यह है मिजोरम की राजधानी। ये 3 राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती है, कौन कौन सी, तो हम लिखेंगे एक तो है जयपुर राजधानी, एक है दोस्तों अगरतला, कौन सी है, अगरतला है, और एक राजधानी कौन सी है, तो हम कह देंगे आइजोल है। तो आप सभी को ध्यान रखना है भारत में जिन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है उनमें से 3 राज्यों की राजधानी इसके उत्तर में है, बाकी जो 5 हैं, जैसे कि गुजरात की हम बात करें तो गांधीनगर आ गई, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल आ गई, छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों रायपुर आ गई, झारखंड की बात करें तो रांची आ गई, पश्चिमी बंगाल की बात करें तो कोलकाता आ गई। ये जो 5 राज्य हैं इनकी राजधानियां दक्षिण में है। तो आइए बात कर लेते हैं, इन 8 राज्यों में से गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है, पहली बात। फिर दोस्तों हम बात कर रहे हैं भोपाल, भोपाल भी क्या है, इसके दक्षिण के अंदर है, ठीक है। इसके बाद देखें तो दोस्तों रायपुर भी इसके दक्षिण में पड़ता है। इसके अलावा देखें तो आप सभी को ध्यान रखना है, और इसके अलावा देखें तो हम कहेंगे झारखंड की राजधानी रांची भी दक्षिण में है, और लास्ट में आता है कोलकाता, कौन सा आता है, कोलकाता। ये जिन 8 राज्यों से होकर गुजरी उनमें से ये राजधानी ऐसी है राज्यों की जो दक्षिण में पड़ती है, ये लीजिए। तो ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा। हमने सरलता से ये क्वेश्चन देख लिया है, और बड़ा सरल सा क्वेश्चन था, हमने सरलता इसके ऊपर बात की है, नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और बताता हूं दोस्तों मैं, क्या क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये तो हमने कर्क रेखा के बारे में बात की है, जो ये कर्क रेखा है भारत को कितने कटिबंधों में बांटती है, जलवायु कटिबंधों के अंदर बांटती है, वो भी अभी मैं मानचित्र के ऊपर बताऊंगा। अभी कर्क रेखा पूरी नहीं, अक्षांशीय विस्तार कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, ये हमने देखा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों हमने क्या देखा, सबसे पहले मैंने बताया कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, फिर मैंने आपको बता दिया मुख्य भूमि का, यानी कि भारत का तमिलनाडु से लेकर लद्दाख तक की बात हो रही थी, द्वीपों सहित यानी अंडमान निकोबार से लेकर हम बात कर रहे हैं लद्दाख तक, वो है द्वीपों सहित। फिर मैंने आपको बताया कि इन दोनों शब्दों के अंदर हम देखें तो पीछे उत्तरी शब्द क्यों आ रहा है, उसका कारण मैंने आप सभी को बता दिया। उत्तरी शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। फिर मैंने आपको एक एक पॉइंट बताए, ये देखिए। उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया है। अब हमें एक चीज का पता होना चाहिए, कौन सी चीज का, तो आइए देख लेते हैं हम। यहां पर हमें ध्यान रखना होगा किसके बारे में, हम यहां पर बना लेते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर हमें बड़े सरल से तरीके से ध्यान देना होगा कि यहां पर दोस्तों हमारे एक रेखा गुजरती है। ध्यान रख लीजिएगा, हमारे यहां पर दोस्तों एक रेखा गुजरती है इस प्रकार से, ये एक रेखा है दोस्तों, इसे बोला जाता है 0 डिग्री। क्या बोला जाता है, 0 डिग्री, यानी इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब विषुवत रेखा की हम यहां पर बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहां पर हमारे एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम बोल देते हैं कर्क रेखा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कर्क रेखा कह देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों हमारे दक्षिणी गोलार्ध में भी यहां पर भी एक रेखा है, ये लीजिए। इस रेखा को क्या बोला जाता है, तो आप जानते हैं ये भी है 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री की बात करें तो ये है मकर रेखा।
कौन सी है, मकर रेखा है। ये लीजिए दोस्तों, मकर रेखा पर हमने बात कर ली। इसके अलावा बात करें तो आप देखेंगे यहां पर भी हमारे एक रेखा है जिसका नाम है 66.5 डिग्री। क्या नाम है, 66.5 डिग्री। इसे हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं हम इसे, आर्कटिक रेखा कहते हैं। ये लीजिए आर्कटिक रेखा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर भी एक लाइन गुजरती है जिसे हम 66.5 कहते हैं। ये लीजिए 66.5 दक्षिणी अक्षांश, इसका नाम है अंटार्कटिक रेखा। क्या नाम है, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। ये भी हमने देख लिया अंटार्कटिक रेखा। और बाद में दोस्तों उत्तरी ध्रुव आ जाएगा 90 डिग्री, और यहां पर भी आ जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब आपको सरल से तरीके से मैं आपको बताना चाहूँ, क्या कह रहे हैं भाई, क्या पूछना चाह रहे हैं। तरुण जी पूछना चाह रहे हैं, तरुण कुमार जी, क्लास का टाइम क्या है। क्लास का टाइम है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ध्यान रख लीजिएगा। क्लास का टाइम है 7 से 9, ठीक है। आइए बात करते हैं। अब आप सभी ने एक चीज सुनी होगी, बहुत बार आपने ये परीक्षाओं में क्वेश्चन सुना है। राजस्थान की सीईटी की तैयारी कर रहे हैं हम, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, तो आपने राजस्थान की तैयारी थोड़ी बहुत पुस्तकें पढ़ी है, तो आपने एक चीज तो पढ़ी होगी कि राजस्थान में व्यक्ति की सबसे छोटी परछाई कब बनती है। तो आप सभी कहेंगे राजस्थान में व्यक्ति की सबसे छोटी जो परछाई है वो 21 जून को बनती है। अब मैं कहूं 21 जून को क्यों बनती है, तो आप सभी का एक ही जवाब होगा कि सर इस दिन 21 जून को हमारे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। लंबवत का मतलब है सूर्य की किरणें सीधी गिरती है इस दिन। अब मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से 21 जून को कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी गिरती है, ठीक है। अब और ध्यान रखिएगा 23 सितंबर और ध्यान रखिए 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च, ये 2 तारीखें ऐसी हैं जब सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी गिरती है, जब भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी गिरती है। और दोस्तों 22 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जब सूर्य की किरणें कहां पर सीधी गिरेंगी, तो हम कहेंगे 22 दिसंबर एक ऐसी तारीख है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी गिरेगी। यानी 21 जून को हमारे यहां पर थी, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर तक सूरज पहुंच गया भूमध्य रेखा पर, फिर दोस्तों सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सूरज की किरणें यहां पहुंच गई, फिर जनवरी फरवरी मार्च तक वापस सूरज यहां पहुंचा, अप्रैल मई जून तक यहां। यानी कुल मिलाकर बात दोस्तों ये है, सूरज की जो किरणें हैं वो कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है, कर्क से लेकर मकर रेखा के जो बीच का ये वाला क्षेत्र है, इसके अंदर सूरज की किरणें हमेशा ही सीधी गिरती है। सूर्य की किरणें कैसी गिरती है, तो हम कहेंगे सूर्य की किरणें, ध्यान रखिएगा, सूर्य की किरणें बड़ा सरल सा ये, सूर्य की किरणें कैसी गिरती है, तो हम कहेंगे इसके अंदर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती है। कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर सूर्य की किरणें कैसी गिर रही है, लंबवत गिर रही है। लंबवत गिरेगी तो स्पष्ट सी बात है यहां पर क्या चीज ज्यादा होगी, यहां पर हमेशा तापमान ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होगा दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है, कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच में जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरेगी तो इस क्षेत्र का तापमान ज्यादा होगा। और तापमान ज्यादा होने के बावजूद दोस्तों क्या होगा, यहां की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी दोस्तों हवा। अब आप कहोगे सर हवा गर्म होकर क्यों ऊपर उठेगी, तो आपको एग्जांपल दे सकता हूं मैं इसका। ध्यान रखिए भूगोल के अंदर बताया जाता है किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। हालांकि साइंस के अंदर तो बता देते हैं 4 अवस्था है, कोई 5 भी बताता है, इस प्रकार से अवस्थाएं बताते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए भूगोल के अंदर हमेशा ही अवस्थाएं 3 बताई जाती है। और वो अवस्थाएं कौन कौन सी है, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, 3 अवस्थाएं बताते हैं भूगोल के अंदर। तो ध्यान रखिए कोई भी गैसीय पदार्थ हो या कोई भी तरल यानी द्रव पदार्थ हो, हमेशा ही गर्म होने के बाद ऊपर उठेगा। अब आइए आपको उदाहरण देता हूं गैसीय पदार्थ का। आप सभी अब आराम से कमरे के अंदर बैठे हैं, या मान लीजिए आप ऑफलाइन कक्षा ले रहे हैं, मेरे सामने आप सभी बैठे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, हॉल पूरा भरा हुआ है। अब हॉल के अंदर आपने देखा कि लगातार हम सारे बैठे थे, सांस ले रहे थे, तो हम जो सांस वापस बाहर, पहले अंदर लिया फिर बाहर छोड़ा, तो हमारे आप नाक के आगे हाथ लगाकर देखिए, आपको ऐसे लगेगा हमारे शरीर से बाहर जो हम छोड़ रहे हैं गैस, वो दोस्तों क्या है, गर्म है। आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कह रहे हैं कर्क रेखा, पूजा जी पूछे कितने देशों से होकर गुजरती है, 18 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन हमें यहाँ पर पहली बात देशों की संख्या भी नहीं आती, देशों के नाम पूछे जाते हैं ये, जैसे मैक्सिको है, क्यूबा है, पश्चिमी सहारा है, चाड है, नाइजर है, मोरितानिया है, माली है, लीबिया है, मिस्र है, नाइजर है, सऊदी अरब है, यूएई है, भारत है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, जैसे कि कंबोडिया है, वियतनाम है, चीन है, काफ़ी देशों से होकर गुजरती है। लेकिन हमें यहाँ पर भारत के बारे में बात करें, मैंने बोल के बता दिया, लिखकर नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सरल सा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ।
अब आप सारे के सारे बैठे थे यहां पर, तो आपने महसूस किया कि कमरे के अंदर आप सभी को गर्मी लगने लग गई। तो मैंने खड़े खड़े क्या किया, यहां पर एडजस्ट फैन का जो एक स्विच होता है उसको मैंने दबाया। एडजस्ट फैन जैसे ही चला तो कमरे के अंदर आपको थोड़ी सी अच्छा फील हुआ। क्यों फील हुआ? क्योंकि आप जो सांस ले रहे थे वो गर्म थी, और गर्म जो भी चीज होती है, जो भी गैस गर्म होती है वो ऊपर की ओर उठती है, तो वो सारी कमरे के अंदर इकट्ठी होगी। हमने एडजस्ट फैन चलाया तो वो सारी की सारी बाहर चली गई। इसका मतलब क्या है? एडजस्ट फैन छत के पास क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी जो भी गर्म हवा होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो भी गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। अब मैं आपका द्रव पदार्थ का उदाहरण दे देता हूं। आपने चाय बनाई होगी सभी ने, चाय आपको सर चाय तो बनाई है, लेकिन चाय आप जो बना रहे हैं वैसी नहीं। आप तो सभी, हम आप हो भले मैं हूं, हम सभी क्या करते हैं चाय के लिए? दूध पत्ती सारा दोस्तों, चाय जैसे कि पानी है, दूध है, चाय पत्ती, मीठा, सारा एक साथ डाल देते हैं। ऐसी नहीं बनानी। आप पानी को गर्म कीजिए, फिर उसमें चाय पत्ती हम डालते हैं। तो पानी जब गर्म हो रहा था तो हमने एक चीज नोट की कि जो ठंडा पानी है वो तो नीचे की ओर जा रहा था पतीले में, और गर्म होने के बाद पानी ऊपर की ओर आ रहा। यानी इस प्रकार से एक सर्कल चल रहा था, आप जानते अच्छे रूप से। तो आप देख रहे हैं कि गर्म पानी तो ऊपर की ओर आ रहा है और ठंडा पानी नीचे की ओर, गर्म पानी ऊपर की ओर आ रहा है। ये आप सभी अच्छे रूप से जानते हैं। तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेगी तो तापमान ज्यादा होगा, और तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ की हवा क्या है? ऊपर उठेगी। हवा क्या है? हवा एक दोस्तों गैसों का मिश्रण ही तो है। तो ये हवा यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। जब हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो उत्तरी गोलार्ध की ओर से और दक्षिणी गोलार्ध की ओर से दोस्तों हवाएं चलेंगी। हवाएं चलेंगी कारण, क्योंकि दोस्तों कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र में जो हवा थी वो गर्म होकर ऊपर उठ चुकी है, और इस क्षेत्र को भरने के लिए, हवा से भरने के लिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर से हवाएं चलेंगी। जब वो हवाएं समुद्र के ऊपर से गुजरेगी तो दोस्तों उनके अंदर नमी आ जाएगी। उनके अंदर क्या आ जाएगी? नमी काफी आ जाएगी, यानी आर्द्रता को ग्रहण कर लेगी, ह्यूमिडिटी को प्राप्त कर लेगी। और जैसे ही आर्द्रता यानी कि नमी यानी कि ह्यूमिडिटी के साथ यहां पर पहुंचेगी तो वापस वो तापमान के संपर्क में आएगी, और जैसे ही तापमान के संपर्क में आएगी तो गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएगी वैसे वैसे तापमान कम होगा, और दोस्तों वो जो नमी थी वो क्या है? वर्षा की बूंदों के रूप में बदलेगी और वर्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। यानी दोस्तों कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें तापमान भी ज्यादा होता है और वर्षा भी ज्यादा होती है। और जब ये दोनों चीजें ज्यादा होती है वहां पर तीसरी चीज अपने आप आ जाती है, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता। और जहां पर दोस्तों ये तीनों चीजें एक साथ उपलब्ध हो जाए वो दोस्तों कटिबंध, कौन सा कटिबंध कहलाता है? उष्ण कटिबंध। यानी कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। ठीक है, अब दोनों गोलार्धों में हम बात कर लेते हैं 23.5 से 66। यहां पर हमेशा 6 महीने ठंड रहती है और 6 महीने ही हमेशा गर्मी रहती है। अब जैसे हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो दोस्तों 6 महीने ठंड का और 6 महीने गर्मी का है। यानी ठंड को हम क्या बोलते हैं? शीत। गर्मी को क्या बोलते हैं? उष्ण। तो क्या बन गया दोस्तों? हम कहेंगे शीतोष्ण। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि दोनों गोलार्धों में दोस्तों 23.5 से लेकर 66 के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और दोस्तों 66 से 90 के बीच का जो क्षेत्र होता है दोनों गोलार्धों में उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं शीत कटिबंध। तो ये लीजिए, मैंने पूरी पृथ्वी को कटिबंधों में बांट दिया है, जलवायु कटिबंधों में। तो आप देख पा रहे हैं कर्क रेखा के नीचे कौन सा है? कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा उसमें उष्ण है और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण है। तो यही बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है दोस्तों, और कुछ नहीं ध्यान रखना। हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत के अंदर कौन सा कटिबंध है। तो कर्क रेखा के उत्तर में भारत में शीतोष्ण कटिबंध है, और कर्क रेखा के नीचे भारत में कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध है। यानी भारत के अंदर टोटल क्लाइमेट, कितने क्लाइमेट जोन पाए जाते हैं? तो भारत के अंदर टोटल क्लाइमेट जोन है 2, शीतोष्ण और उष्ण। ये आप सभी को ध्यान रखना होगा। ये हमने अच्छे रूप से देख लिया है। तो ये हुआ है अक्षांशीय विस्तार। अब एक बार मैं अक्षांशीय विस्तार को दोहरा देता हूं, आप गौर से सुन लीजिएगा। हमने यहां पर क्या बात की है? मैंने आप सभी को बताया भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है और द्वीपों सहित क्या है। फिर मैंने आप सभी को उत्तरी बिंदु बताया भारत का, फिर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बताया, फिर मैंने भारत का दक्षिणतम बिंदु बताया। फिर हमने दोस्तों कर्क रेखा के बारे में बात की है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों का मैंने सीक्वेंस बताया। भले ही पूर्व से पश्चिम चल लो, भले ही पश्चिम से पूर्व चल लो, भले ही पूर्व से पश्चिम चल लो। फिर मैंने आपको बड़ा राज्य, छोटा राज्य, सर्वाधिक लंबाई, न्यूनतम लंबाई, निकट राजधानी, दूर राजधानी, कर्क रेखा के उत्तर में राजधानी, दक्षिण में राजधानी, और कर्क रेखा का सबसे मेन रोल क्या है? भारत को 2 जलवायु कटिबंधों में बांटना। वो 2 जलवायु कटिबंध कौन कौन से वो आपके सामने है। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। आप इसे नोट कीजिए। इतने दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं, ठीक है दोस्तों? तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। आप इसे नोट कीजिए। इतने मैं पानी पीता हूं, फिर हम बात करेंगे।
तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार था। हमने अक्षांशीय विस्तार को अच्छे रूप से समझ लिया है। हमने अक्षांशीय विस्तार को अच्छे रूप से समझ लिया है। आगे बढ़ें दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने अक्षांशीय विस्तार की बात की है। अब हम दोस्तों देख सकते हैं, मैंने ग्लोब के माध्यम से भी मैंने आप सभी को अच्छे रूप से बता दिया है, आपको ये भी बता दिया है। अब हम चलते हैं दोस्तों किसके ऊपर, देशांतरीय विस्तार की ओर चलते हैं। आइए देशांतरीय विस्तार देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं देशांतरीय विस्तार। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले यहां पर लिख लेता हूं मैं देशांतरीय विस्तार। यहां पर मैं शब्द लिख देता हूं देशांतरीय विस्तार। अब हमें देशांतरीय विस्तार पर चर्चा करनी है। कह रहे हैं ये रोज होगी अब क्लासेस। बिल्कुल नवीन जी, बिल्कुल अब ये रोज क्लास होगी 7 से 9 बजे तक। और चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस भी पूरा कराऊंगा और इसी प्रकार से हमारी क्लासें चलेंगी। ठीक है दोस्तों, और अच्छे रूप से हमें इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देशांतरीय विस्तार की हम बात करने जा रहे हैं। देशांतरीय विस्तार में हमें सिर्फ एक ही देशांतर विस्तार ध्यान होना चाहिए, और आप जानते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। आइए देख लेते हैं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। कौन से देशांतर से? पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो भारत का देशांतरीय विस्तार मैंने आप सभी के सामने लिख दिया है। यह है भारत का देशांतरीय विस्तार। ये लीजिए दोस्तों, ये मैंने यहां पर आपके सामने देशांतरीय विस्तार लिखा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर एक शब्द आया पूर्वी, यहां पे शब्द आया पूर्वी। तो ये पूर्वी शब्द क्यों आ रहा है, सबसे पहले हमें यही देखना है। कह रहे हैं सर क्लास की पीडीएफ मिलेगी क्या? क्यों नहीं मिलेगी भाई, बिल्कुल मिलेगी। सुगना जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल मिलेगी, चिंता क्यों कर रहे हैं। आपको जो चीज़ अभी लाइव चल रही है वो क्लास भी मिलेगी, आपको रिकॉर्ड बाद में, क्योंकि अभी लाइव है, ये बाद में रिकॉर्डेड के रूप में उपलब्ध होगी, पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं। अब हम पूर्वी शब्द क्यों आया, सबसे पहले हमें यही देखना है। तो यहां पर मैं आपके सामने एक बना देता हूं, आइए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर दोस्तों इस प्रकार से एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है, हमारे पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांट देती है। पूरी पृथ्वी को क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। ये तो है दोस्तों पूर्वी गोलार्ध। जैसे 0 डिग्री अक्षांश तो 2 भागों में बांट रही थी, उत्तरी और दक्षिणी में। 0 डिग्री देशांतर है वो किस में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। किसमें, पूर्वी गोलार्ध और दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध में। ये लीजिए, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो हमने यहां पर देख लिया पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की बात हम कर रहे हैं, 2 भागों में बांट दिया है। ये लीजिए, अब भारत कहां पर है, तो आइए भारत देख लेते हैं। भारत आप देखेंगे, भारत यहां पर पड़ता है। इस प्रकार से आपको यहां पर भारत देखने को मिलेगा। यह है दोस्तों भारत। ये भारत है। तो आप देख सकते हैं भारत, बताइए कौन से गोलार्ध का हिस्सा है, आपके सामने स्पष्ट रूप से है। कह रहे हैं ठीक है, कह रहे हैं देशांतरीय विस्तार को बताइए। देशांतरीय विस्तार तो भी हेडिंग डाली, मैंने क्या समझाऊं इसके बारे में। ठीक है भाई, तो देशांतरीय विस्तार में मैंने बताया देशांतर विस्तार कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये पूर्वी शब्द क्यों आया है इनके पीछे, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये इसलिए आया है क्योंकि भारत देशांतरों के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। और भारत आप देख रहे हैं पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। भारत देशांतरों के अनुसार पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, इसलिए पूर्वी शब्द है। और अक्षांशों के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा था, इसलिए भारत उन अक्षांशों के पीछे क्या शब्द आ रहा है, उत्तरी शब्द आ रहा है। तो ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं भारतीय मानचित्र पर। भारतीय मानचित्र पर चलते हैं और अच्छे रूप से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं।
तो आपके सामने ये है भारत का मानचित्र। और भारत के अगर हम मानचित्र में बात करें दोस्तों तो बड़ा सरल सा है। भारत के मानचित्र में हम यहाँ पर पूर्वी बिंदु देखेंगे, भारत का पश्चिमी बिंदु देखेंगे और वह कितने देशांतर पर पड़ता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राज्य देखेंगे, यहाँ तक कि हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी अभी इसी में देखने वाले हैं। कौन सी? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन देखने वाले हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होती है? जो हम बोलते हैं ना भारत की मानक समय रेखा। मानक समय रेखा का मतलब है जो भारत के अंदर टाइम का निर्धारण करती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें हमें देखना होगा। देशांतरीय विस्तार में ज्यादा नहीं है, नॉर्मल चीजें आती है। अक्षांशीय विस्तार में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ये लीजिए दोस्तों, तो हमें एक एक करके देखना होगा। आइए अब देखें दोस्तों, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक राज्य है इस प्रकार से। ये तो गुजरात है और यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर भी एक राज्य है। ये लीजिए, बस इतना सा हमें देखना है, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करनी। ये लीजिए, इसे मैं हटा भी देता हूं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमें पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु देखना है। आइए देख लेते हैं पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पर आपको देखने पर पता चलेगा, यहां पर हमारे एक स्थान पड़ता है इस जगह पर, और यह है भारत का, ध्यान रखिए कौन सा बिंदु? पूर्वी बिंदु। क्या नाम है? पूर्वी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है दोस्तों, पूर्वी बिंदु, भारत का जो पूर्वी बिंदु है, ये कहाँ, क्या नाम है इसका? तो हम कहेंगे इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो हम स्पष्ट रूप से बता देंगे, ये पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये लीजिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर हम देख रहे हैं भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ है? भारत का पश्चिमी बिंदु यहाँ पर है। ये है भारत का कौन सा बिंदु? तो हम कहेंगे ये है भारत का दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी बिंदु। ये कौन सा बिंदु है? भारत का पश्चिमी बिंदु है। चलो हमने देख लिया है भारत का पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु की बात करें दोस्तों तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसे गौर माता कहते हैं। गौर माता बोल दिया जाता है और कई पुस्तकों में आता है गुहार मोती। आपको कौन सा भी एक शब्द मिल जाएगा, गौर माता मिल जाएगा, गुहार मोती, ज्यादातर तो गौर माता ही मिलता है। अब दोस्तों गौर माता कौन से राज्य है? ये राज्य ध्यान रखिएगा, ये राज्य है गुजरात। यानी भारत का जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों वो कौन सा है? कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर हमने बात की है। अब हमें यह देखना होगा कि यह बताओ कौन से देशांतर पर स्थित है, यह चीज देखनी है। तो ये आपके सामने भारत का मानचित्र मैंने ग्लोब के अंदर दिया था। अब दोस्तों आप देखिएगा, ये भारत का यहां पर क्या है? यहां पर भारत का पश्चिमी बिंदु है और यहां पर भारत का दोस्तों पूर्वी बिंदु है। तो एक चीज बताइए, आप 0 डिग्री देशांतर से चलेंगे तो आगे जाएंगे तो यहां पर आएगी 180 डिग्री देशांतर, और इधर भी आएंगे तो भी आएगी 180, यानी कि 0 डिग्री से दूर जाने पर देशांतरों की संख्या बढ़ेगी। तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री से दूर जाएंगे तो पहला कौन सा बिंदु आएगा? पश्चिमी बिंदु। और ज्यादा दूर जाएंगे तब कौन सा आएगा? पूर्वी। यानी 0 डिग्री से अगर हम इधर चलेंगे तो सबसे पहले पश्चिमी बिंदु आएगा भारत का। तो आपके सामने 2 संख्या लिखी है। तो दोस्तों 0 से अगर हम चलते हैं तो इन दोनों में से पहले कौन सी संख्या आएगी? हम कहेंगे ये वाली संख्या आएगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थित है। और ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु ध्यान रखिए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने यहां पर भी बात कर ली है, उधर भी हमने देख लिया है। तो दोनों के ऊपर हमने बात की है। तो हमने दोस्तों पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु दोनों पर हमने नोट किया है। नोट कर लिया दोस्तों? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्हीं के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल सरलता से हमने देखी है। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु पर देखा है, गौर से देख लीजिएगा। मैंने यहां पर देशांतरीय विस्तार बताया आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत बताओ पूर्वी शब्द क्यों आ रहा है देशांतरों के पीछे? क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है और भारत के अंदर मैंने पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु बता दिया है। अब हमें क्या चीज का पता होना चाहिए? अब हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के अंदर मानक समय रेखा के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में? मानक समय रेखा के बारे में। और मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज देखिए दोस्तों, आपने देखा भारत इस देशांतर से लेकर इस देशांतर तक फैला है। अगर मान लीजिए आपसे परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार का, तो मैं आपको बता देता हूं। अभी आपसे दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं नोट करके यहां पर एक बात लिखने जा रहा हूं। क्या बात है ये? सुनिए।
अगर आप 97 डिग्री 25 मिनट में से 97 डिग्री 25 मिनट में से आप 68 डिग्री 7 मिनट माइनस करेंगे, आप इस संख्या में से ये वाली संख्या माइनस करेंगे तो लगभग आपको 30 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 30। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, यहां पर 30 लिख रहा हूं, यहां पर 30। ठीक है, 30 प्राप्त हो रहा है। अब आप एक बात और जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 360 देशांतर है। हमारी पृथ्वी पर कितने देशांतर है? टोटल 360 है। और भारत उनमें से कितने देशांतरों में फैला है? 30 देशांतरों में। गौर से समझते जाइएगा। पूरी पृथ्वी पर अगर देखा जाए, पूरी पृथ्वी पर टोटल 360 है, लॉन्गिट्यूड है। अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में, यानी एक रोटेशन अपना, यानी रोटेशन करने में कितना समय लेती है? आप कहोगे 24 घंटे लेती है। लगभग कितने घंटे लेती है? आप कहोगे सर 24 घंटे लेती है। ये लीजिए 24 घंटे। अब मैं कह दूं इस 24 को आप कन्वर्ट कर लीजिए, आपको मैं बोलूंगा कि इस 24 को किस में कन्वर्ट कर लीजिए? मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। आप कहोगे 60 से गुणा कर देंगे और क्या है? चलो मैंने देख, ठीक है, मैंने कहा इसको काटिए, तो आप कहोगे 0 से 0 गया। 6 से इसको हमने काटा तो हमारे पास आया 6। 6 से हमने 24 को काटा तो हमारे पास आंसर आया 4। 4 आंसर आए। इसका मतलब क्या है 4 का? कि हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से देशांतर रेखाएं हैं। हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार से देशांतर रेखाएं हैं और दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। इनको पार करने में सूरज की रोशनी को कितने मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी को पार करने में सूर्य की रोशनी को कितने मिनट का समय लग रहा है? 4 मिनट का लग रहा है। तो आप सभी को यहां पर ध्यान रखना है, जब भारत 30 देशांतरों में फैला है और दो देशांतरों को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो भारत को पार करने में सूर्य की रोशनी को कितने मिनट का समय लगेगा? तो हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे 120 मिनट। 120 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? 2 घंटे। तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि भारत को पार करने में सूर्य की रोशनी को कितने मिनट का समय लगेगा, तो हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि दोस्तों 2 घंटे का। यानी सूरज की किरणें सबसे पहले यहां पर पड़ती है और दोस्तों जब सूरज की किरणें यहां तक पहुंचेंगी तो 2 घंटे बाद यहां पर सूरज की किरणें, यहां पर सूरज की किरणें मान लीजिए, तो यहां पर 2 घंटे बाद सूरज की किरणें पहुंचेगी, यानी 2 घंटे का। तो आपसे क्या प्रश्न आ सकता है? तो आप सभी को यहां पर मैं लिखकर बता सकता हूं, पूर्वी व पश्चिमी बिंदु में, पूर्वी व पश्चिमी बिंदु पर सूर्योदय, पूर्वी व पश्चिमी बिंदु पर सूर्योदय व सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर रहता है। 2 घंटे का अंतर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि भारत 30 देशांतरों में फैला है और 30 देशांतरों को पार करने में सूरज की रोशनी को 2 घंटे लग जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। आप कहोगे सर कैसे क्वेश्चन बनाइए? तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि पूर्वी बिंदु पर मान लीजिए सुबह 4 बजे सूर्योदय होता है, यानी सूरज उग जाता है, सनराइज हो जाता है। आपसे कहा जाए कि भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है कि बितु, वहां पर सूर्य 4 बजे उग जाता है, यानी सनराइज 4 बजे हो जाता है। तो बताइए गुजरात में गौर माता नामक स्थान पर सनराइज कितने बजे होगा? तो 4 बजे वहां हुआ है, तो आप पहले देखिए वो पूर्व दिशा में, तो यहां तक आते हैं तो 2 घंटे लग जाएंगे, यानी यहां पर 6 बजे सनराइज होगा। यहां पर मान लीजिए सनसेट, यानी सूर्योदय तो हो चुका है, सूर्यास्त, सूर्यास्त को बोलते हैं सनसेट। यानी मान लीजिए यहां पर दोस्तों 4 बजे, शाम के 4 बजे यहां पर दोस्तों सूरज छिप जाता है, तो यहां पर कितने बजे मतलब छिप जाएगा, वापस डूब जाएगा? तो 6 बजे तक। तो यह आपको ध्यान रखना है, यानी 2 घंटे का अंदर आ रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त में। तो यही बात तो मैंने लिखी है कि पूर्वी व पश्चिमी बिंदु पर सूर्योदय व सूर्यास्त में 2 घंटे का अंतर रहता है। तो यह बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। बड़े सरल से तरीके से हमने इस पॉइंट को देखा है, तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी। ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब सोचो कि 2 घंटे का अंतर आ रहा है पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में। तो मान लीजिए हम यहां से भारत का टाइम यहां से निर्धारित करें, तो ये वाले लोग कहेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे। यहां से हम भारत का टाइम सेट कर दें, तो ये वाले कहेंगे नहीं, हमसे तो 2 घंटे पीछे हो आप, हम नहीं मानेंगे। तो भारत सरकार ने बड़े सरल से तरीके से सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या किया? भारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी लॉन्गिट्यूड, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। 82.5 डिग्री वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो उसे भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन घोषित कर दिया, यानी मानक समय रेखा, यानी भारत में समय का निर्धारण करने वाली रेखा। तो न तो अब ये वाले लोग बोलेंगे ना ये वाले, क्योंकि वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। तो उसी रेखा पर अब हमें चर्चा करनी होगी। तो ये भारत का मानचित्र है और इसी मानचित्र के माध्यम से हम उस रेखा के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यह भारत का मानचित्र था। अब आपको इस मानक समय रेखा के बारे में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी? तो मानक समय रेखा के बारे में आप सभी को यह बातें ध्यान रखनी होगी कि जो मानक समय रेखा है दोस्तों, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम लगाओ, सीक्वेंस में रखो उनको, ये क्वेश्चन बन सकता है।
अच्छा, फिर आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये मानक समय रेखा जिन राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है, तो बताओ भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों कॉमन गुजरती है। भारत में ऐसे राज्यों की संख्या बताओ जहां से ये कॉमन रूप से गुजरती है और वो बताना होगा कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में एक दूसरे को कहां पर काट रही है, क्रॉस कर रही है, वो भी आपको बताना होगा। भारत का जो समय है वो कहां से लिया गया है, यानी रेखा तो निर्धारित कर रही है लेकिन ऐसा कोई ना कोई स्थान तो होगा, ऐसा कोई ना कोई पॉइंट तो होगा जहां से भारत का समय निर्धारित होता है, तो वो स्थान हमें बताना होगा, वो भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो हमने ये जो मानक इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, मानक समय रेखा, इसका निर्धारण कब किया, वर्ष देखना होगा, तो ये सारे पॉइंट हमने देखने होंगे। तो ये तो हमने भारत का मानचित्र बनाया और अब हम बना रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, प्यारा सा उत्तर प्रदेश। ये लीजिए दोस्तों, हमने यहां पर उत्तर प्रदेश का बनाया। आप जानते ये वाला राज्य कौन सा, ये वाला है मध्य प्रदेश। ये था मध्य प्रदेश। ये है दोस्तों छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद आप देखेंगे तो ये है आंध्र प्रदेश। हम सिर्फ वही राज्य रखेंगे जिनसे हमारी लाइन होकर गुजर रही है। ये लीजिए, ये आ गया उड़ीसा, ठीक है, इसको गायब कर देते हैं अपने। ये लीजिए दोस्तों, अब हमें किसके बारे में बात करनी है, 82 वाली लाइन के बारे में बात करनी है। देखिएगा दोस्तों, हमारी जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा वो यहां से होकर गुजरती है। ये लीजिए दोस्तों, जो 82.5 डिग्री है वो यहां से होकर गुजर रही है। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, भारत का जो समय है किससे निर्धारित होता है, तो हम स्पष्ट रूप से लिखेंगे, यह है दोस्तों भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत के अंदर इस रेखा को क्या कहा जाता है, तो हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि भारत में इसे बोला जाता है मानक समय रेखा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मानक समय रेखा। ये भारत की क्या है, मानक समय रेखा है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ये, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि भारत के अंदर ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में एक राज्य तो ये रहा जहां से होकर गुजर रही है, उत्तर प्रदेश। एक राज्य दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश। एक राज्य ये रहा छत्तीसगढ़। एक राज्य ये रहा उड़ीसा। और एक राज्य ये रहा आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। ध्यान रख लीजिएगा, जो भारत की मानक समय रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम कहेंगे भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो हम कहेंगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सीक्वेंस लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है हमारे पेपर में कि मानक समय रेखा जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उनको उत्तर से दक्षिण में या दक्षिण से उत्तर की ओर सीक्वेंस में लगाइए, यानी क्रम से लगाइए। तो क्रम आपको पता होना चाहिए। चलो, हमने ये देख लिया है। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के अंदर दोस्तों समय कहां से निर्धारित होता है। 5 राज्यों से लिए गए हैं, तो हमारे यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नैनी। इसका नाम क्या है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों, आपको लिख देता हूं, नैनी। भारत में जो टाइम निर्धारित होता है वो नैनी से होता है। अब ये नैनी पड़ता कहां पर है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारत के अंदर एक जिला है प्रयागराज। प्रयागराज कहां पर पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों एक जिला है प्रयागराज, प्रयागराज के अंदर स्थान पड़ता है नैनी। तो भारत का जो समय है वो यहां से डिसाइड किया गया है, नैनी से लिया गया है भारत का समय। ये भी हमने देख लिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन बनेगा कि सर हमने ये देखा कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये हमने अच्छे रूप से देख लिया कि भारत के अंदर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का समय कहां से लिया गया है वो भी हमने देख लिया। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि भारत का समय निर्धारण, भारत का समय निर्धारण, समय निर्धारण कहां से होता है, तो वो स्थान का नाम मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये लीजिए। चलो कोई बात नहीं, अच्छे रूप से हमने देखा है। अब आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, हमने ये मान लिया, तो हमें एक चीज बताइए, ये जो टाइमलाइन बनाई है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, मानक समय रेखा, ये कब बनाई थी, भारत सरकार ने बनाई थी। तो आप सभी जानते हैं कि 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो 1947 से पहले तो पाकिस्तान भी भारत में हुआ करता था और उस समय भारत नाम नहीं था, हिंदुस्तान नाम था। तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, भारत का एरिया बहुत बड़ा होता था। अब एरिया बड़ा होता था तो सोचो भारत के अंदर फिर ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन ये वाली थोड़ी होती थी। फिर तो भारत में आजादी से पहले भारत की मानक समय रेखा ये नहीं थी।
तो आप कहोगे भारत में फिर आज़ादी से पहले क्या था। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बड़े सरल से तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख देता हूँ, आज़ादी से पहले भारत में कोई टाइमलाइन नहीं होती थी। भारत में 2 स्थान होते थे जहाँ पर अंग्रेज जहाँ से समय का निर्धारण करते थे। तो हम लिखेंगे आज़ादी से पहले, ध्यान रखिएगा, आज़ादी से यानी स्वतंत्रता से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। आज़ादी से पहले भारत के अंदर समय का निर्धारण, आज़ादी से पहले भारत में, यानी हिंदुस्तान लिखना चाहिए हमें, भारत शब्द नहीं लिखेंगे हम, हिंदुस्तान में, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में समय निर्धारण 2 स्थानों से होता था। कितने स्थानों से होता था? 2 स्थानों से होता था। वो 2 स्थान कौन से हैं? तो हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले समय का निर्धारण जिन 2 स्थानों से होता था वो 2 स्थान है, एक तो है मुंबई, मुंबई से भी समय का निर्धारण करते थे, और एक स्थान है दोस्तों कोलकाता। तो ये भी आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है। तो आज़ादी से पहले भारत के ये 2 स्थान से जहां से समय का निर्धारण होता था। वर्तमान में सिर्फ नैनी से समय का निर्धारण होता है। अब आपके मन में प्रश्न बनेगा तो फिर नैनी से कब से समय लेने लगे? तो जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे वर्ष 1947 में, कब दोस्तों? वर्ष 1947 में क्या घोषित किया था? इसे वर्ष 1947 में भारत की मानक समय रेखा घोषित किया था। यानी हमने भारत के अंदर ये जो लाइन है, इसे भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन कब बनाया था? 1947 में। अभी वर्तमान तक यही बनी चली आ रही है। तो 1947 से पहले भारत में समय का निर्धारण कहां से होता था? तो हम कहेंगे मुंबई से। ध्यान रखिए कहां से? तो हम कह देंगे मुंबई और कोलकाता से होता था। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे रूप से देख लिया है और आप सभी ने इसको अच्छे रूप से समझा भी है। तो सबसे पहले हमने दोस्तों अच्छे रूप से ये बात कर ली है, और मेरे हिसाब से शायद अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये है दोस्तों देशांतरीय विस्तार। तो हमने देख सकते हैं, हमने दोस्तों यहां पर पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, देशांतरीय विस्तार, यानी हमने नामकरण भी पूरा कर लिया है। कह रहे हैं सर एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड किया है क्या सीईटी में? ग्रेजुएशन लेवल के अंदर दोस्तों इंडिया इन एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर इन इंडिया के ऊपर हम बात करेंगे, यानी भारत के अंदर क्या है उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, चिंता नहीं करें। ठीक है, बिल्कुल। कह रहे हैं अक्षिता गोयल कह रहे हैं एग्रीकल्चर। हाँ अक्षिता जी बिल्कुल हम पढ़ेंगे। आपको मैंने सिलेबस पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस है। मैंने आपको कहा था भारत के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। भारत में मैंने सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे, भारत में हम एनर्जी रिसोर्स यानी ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, मेजर इंडस्ट्री यानी भारत का उद्योग धंधे पढ़ेंगे, भारत में ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन पढ़ने वाले हैं, भारत के अंदर दोस्तों फॉरेस्ट यानी कि वन, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ेंगे, वन्य जीव भी हम पढ़ने वाले हैं, और भारत में आएगा एग्रीकल्चर इंडिया यानी कि भारत में कृषि। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी। तो ये हमने नामकरण भी देख लिया, अक्षांश भी देख लिया, देशांतर भी देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं, देख सकते हैं मैंने आपको क्या कहा था शुरुआत में, मैंने आपको कहा था हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो हमने नामकरण पढ़ लिया है, कह रहे हैं सर टू द पॉइंट बताओ ना, अब इतना टाइम ही नहीं है। अरे भाई फोन के अंदर एक लास्ट में नीचे एक बटन होता है, टू द पॉइंट के अंदर अगर चलें तो यहाँ पर एक बटन, उसको ऐसे करें, स्विच ऑफ करे छोड़ दे, सिलेबस पूरा हो जाएगा। ये ग्रेजुएशन लेवल है, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पर। सीईटी आप सोच रहे हो सीईटी एग्जाम है, बिल्कुल नॉर्मल सा होगा, नॉर्मल नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल है, तो हमें उसी हिसाब से पढ़ना होगा। विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या ही एक रहती है, कह रहे सर 1 महीने में हो जाएगा क्या? मैं 20 तारीख तक आपका सिलेबस करवा दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं 2-2 घंटे क्लास लूंगा आपकी, और 20 तारीख तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आज जितने भी विद्यार्थी हैं मैं सभी से एक ही बात कहूंगा, मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं जिनमें सर सिलेबस कब पूरा होगा, सिलेबस कब पूरा होगा। मैं एक विद्यार्थी को नहीं बोल रहा, मैं सभी को एक बात बोल रहा हूँ, और ये मेरी नेगेटिव पॉइंट की दृष्टि से मत लीजिएगा, मैं एक बात बता रहा हूँ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सिलेबस आपका 20 तारीख तक मैं पूरा करवा दूंगा, तो आपके पास आराम से पूरा हो जाएगा, कोई चिंता की बात ही नहीं है। आपका 20 तारीख तक मैं मेरा सब्जेक्ट मैं पूरा करवा दूंगा मेरा, तो चिंता की बात नहीं है। ठीक है, पहली बात कि मैं 20 तारीख तक सिलेबस पूरा कराऊंगा। दूसरा, आप ये नहीं कहेंगे कि टू द पॉइंट चले, या सर मतलब मोटा मोटा पढ़ा दें, शॉर्टकट पढ़ा दें, ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दें। अभी एक विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहा, सर ट्रिक बताओ, ट्रिकें बताओ। कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा ना, मेरे से ट्रिक मैंने आज तक खुद ने पढ़ी है, कभी ट्रिक नहीं पढ़ी। अरे ग्रेजुएशन लेवल का आप पढ़ रहे हैं, यानी आपको अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होकर पढ़ना पड़ेगा, तो ट्रिक नहीं चलती। ट्रिक वहां चलती है कांस्टेबल वगैरह के अंदर,
ट्रिक चलती है कांस्टेबल जैसे एग्जाम में। आप कांस्टेबल की पढ़ रहे हैं क्या, ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्रिक नहीं चलेगी। तो जिस विद्यार्थी ने लगातार किया था, मैं उस विद्यार्थी से कहना चाहूंगा कि ट्रिक का कमेंट बाद में नहीं करें। और मैं वैसे ट्रिक, भले कांस्टेबल में जाता हूं तो भी ट्रिक नहीं बताता, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, कह रहे बाद में मिलेगी, बिल्कुल गोपाल जी बाद में मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा, बिल्कुल मैं किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पर ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा, और आप नोट्स बनाते जाइए, 20 तारीख तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, और गहराई से ही चलूंगा, क्योंकि मैं एक विद्यार्थी को देखते हुए नहीं चलूंगा, आगे पूरे अच्छे रूप से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ये हमने 3 चीजें देख ली, नामकरण, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करेंगे सीमा पर। आइए दोस्तों सीमा पर बात करते हैं। बहुत सारे पॉइंट हमने देखे हैं और सीमा पर अभी हम बात करने वाले हैं। सीमा पर हमने यहां तक देखा, आइए अब सीमा के ऊपर बात करते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सीमा। सीमा, अब हमें सीमा पर बात करनी है। सीमा के ऊपर मैंने आप सभी को कहा था, सीमा को हम 3 भागों में तोड़कर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सीमा के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे कि आप सभी देखा, स्थलीय सीमा पढ़ने वाले हैं। कौन सी सीमा पढ़ेंगे हम? स्थलीय सीमा पढ़ेंगे। कौन सी सीमा पढ़ेंगे? स्थलीय सीमा हम पढ़ेंगे। 2 नंबर पर हम कौन सी पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे दोस्तों कोस्टल एरिया, यानी तटीय सीमा, कोस्टल बाउंड्री पढ़ेंगे, तटीय सीमा। और बाद में हम दोस्तों ओशियन बाउंड्री पढ़ेंगे, यानी समुद्री सीमा। कौन सी है? समुद्री सीमा, ओशियन बाउंड्री, समुद्री सीमा। ये लीजिए दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें 3 बाउंड्रियां पढ़नी होगी। ठीक है, अब हमें 3 ये देखना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें स्थलीय सीमा के ऊपर, हम बात करेंगे, एक एक करके सभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्थलीय सीमा के ऊपर। आइए स्थलीय सीमा पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आपके सामने यहाँ पर मानचित्र आप सभी को दिखाई दे रहा है ये, और इस मानचित्र के माध्यम से हम दोस्तों स्थलीय सीमा देखने वाले हैं। स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत में स्थलीय सीमा की हम बात करें दोस्तों, तो भारत की स्थलीय सीमा गुजरात से प्रारंभ हो जाती है। यहां से स्थलीय सीमा प्रारंभ होती है। ये लीजिए, सबसे पहले दोस्तों मैं स्थलीय सीमा के ऊपर ही चर्चा कर रहा हूं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो यहां से प्रारंभ हो जाती है। ये लीजिए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा यहां से प्रारंभ हो जाती है। ये लीजिए, ये है भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, ये भारत की स्थलीय सीमा थी। सिर्फ भारत की स्थलीय सीमा रखिए। ये है भारत, ये है दोस्तों भारत। ठीक है, ये क्या है? ये है भारत। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे ताकि आप अच्छे रूप से समझ पाए। ठीक है, ये है भारत। ठीक है, आइए बात करते हैं। कह रहे हैं सर टॉपिक तो एग्रीकल्चर लिखा है, तो मैंने कब हॉर्टिकल्चर बताया? भी मैंने भी एग्रीकल्चर ही बताया है। मैंने बताया नहीं है हॉर्टिकल्चर, तो एग्रीकल्चर ही मैंने बताया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे स्थलीय सीमा पर। अरे दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये है सामान्य परिचय। ये सिलेबस में दिया हो भले नहीं दिया हो, ये पढ़ना ही पड़ता है, इसके बिना आप कैसे पढ़ेंगे? अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर पढ़ाने लग जाऊँ, कह रहे सर यही टाइम रहेगा? हाँ, रोज यही टाइम रहेगा, बिल्कुल। फ्यूचर यूपीएससी कह रहे हैं, बिल्कुल यही टाइम रहेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मैं सीधा एग्रीकल्चर पढ़ाने लगूँ और मैं सीधा बोलता हूँ कि इस फसल के अंदर महाराष्ट्र आगे, इसमें केरल आगे, आपको पता ही नहीं हुआ महाराष्ट्र कहाँ है, केरल कहाँ है। मैं बोल दूँ ये हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, पता ही नहीं चलेगा सीमावर्ती किसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये पढ़ना जरूरी होता है, ये सामान्य परिचय है। जैसे मान लीजिए, सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए आपके उदाहरण, एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब भी मान लीजिए आपका रिश्ता हो, या हम अपनी बहन का रिश्ता, मान लीजिए आपके रिश्ते करने के लिए लड़की वाले आपको देखने, या हम हमारी बहन के लिए रिश्ता देखने जाते हैं, तो स्पष्ट सी बात है दोस्तों, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? परिवार देखते हैं, उस परिवार का नॉलेज देखते हैं। यानी नॉलेज वैसे चेक नहीं करते कि आप कितने पढ़े लिखे, करें मतलब इनका व्यवहार कैसा है, इनकी जमीन कितनी है, ये सारी चीज चेक करते हैं ना हम। ये क्या? उस परिवार का सामान्य परिचय है। हम उनके बारे में, एक एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में तो नहीं जान सकते,
लेकिन उसके बारे में सामान्य बिल्कुल जान लेते हैं कि इनके पास इतनी जमीन है, इनका ऐसा व्यवहार है, तो हमें पता चल जाता है इनका ऐसा ऐसा व्यवहार है, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों उन लोगों के बारे में जाने बिना आप नहीं कर सकते रिश्ता कोई भी। उसी प्रकार से भारत के बारे में जब तक अन्य टॉपिक पढ़ने तो उससे पहले ये पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना कोई भी टॉपिक संभव ही नहीं है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं, स्थलीय सीमा की बात करते हैं। अगर भारत में हम स्थलीय सीमा की बात करें तो आप सभी को क्या ध्यान रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा पर जो पड़ोसी देश हैं दोस्तों, नेबरिंग कंट्री की मैं बात कर रहा हूं पड़ोसी देश है, उनकी संख्या है 7। भारत में ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेबरिंग कंट्री कितनी है, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 7। ये लीजिए 7 है, ठीक है, 7 देश है, सातों देखेंगे। भारत के अंदर पड़ोसी देशों की हमने बात की, अब भारत की हमें देखना है कि जो हमारी ये स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी 7 पड़ोसी देश हमारे और सातों देशों के साथ हमारी बाउंड्री कितनी लगती है, तो हम कहेंगे कि भारत की दोस्तों स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर, इतनी लंबाई है। कह रहे हैं क्लास कितने घंटे की? 2 घंटे की होगी, ठीक है। आइए बात करते हैं एक एक करके। तो भारत के दोस्तों इस दिशा में कौन सा देश है? आइए सबसे पहले मैं कुछ बाउंड्रियां बना देता हूं यहां पर दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर एक देश है दोस्तों इस प्रकार से, इसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। यहां पर जो देश पड़ता है इसका नाम है दोस्तों अफगानिस्तान। ऊपर जो देश पड़ता है यहां पर, यह है चीन, यानी यहां से प्रारंभ हुआ है चीन। यह जो देश है दोस्तों यहां पर आप देखोगे, ये वाला देश है नेपाल, ये आ गया नेपाल। और बाद में आप देखोगे इस प्रकार से ये आ गया भूटान, और हमारे इधर आ गया दोस्तों यहां से म्यांमार। कौन सा आ गया? म्यांमार, म्यांमार। और बाद में दोस्तों यहां पर चेक करोगे तो ये कौन सा देश है, तो हम कहेंगे ये वाला देश है बांग्लादेश। तो आप संख्या काउंट कर सकते हैं, संख्या देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना, देखो 2 हो गए, 2 तो 1 2 3 4 5 6 और 7 देश मैंने बताए हैं। अब इनकी हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि कौन सा देश कौन सी डायरेक्शन में है। पाकिस्तान की बात करें तो ये भारत की कौन सी दिशा में पड़ता है? ये भारत की पश्चिम दिशा में पड़ता है, यानी यह वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। अफगानिस्तान की बात करें, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर पड़ता है, उत्तरी पश्चिमी, यानी ये भारत की कौन सी दिशा में? हम कह देंगे उत्तर पश्चिम के अंदर पड़ता है भारत की। नेपाल की बात करें दोस्तों, नेपाल कौन सी दिशा में पड़ता है? तो हम लिख देंगे नेपाल भारत की उत्तर दिशा के अंदर पड़ता है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन हमारे कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर दिशा में पड़ता है। भूटान हमारे कौन सी दिशा में पड़ता है? हम लिखेंगे भूटान हमारे उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार हमारे कौन सी दिशा में है? हम लिखेंगे पूर्व में। और बांग्लादेश भी कौन सी दिशा में है? पूर्व में है। तो ये सारे आप सभी को ध्यान रखना है। हमने दोस्तों अच्छे रूप से एक एक देश की दिशा भी देख ली, यानी डायरेक्शन, कौन कौन सी डायरेक्शन में कौन सा देश हमारे भारत से। तो आपके सामने दिशा मैंने लिख दी है, देख सकते हैं अच्छे रूप से, डायरेक्शन के बारे में बताया। अब हमें देखना है कि पाकिस्तान और इन देशों के साथ हमारी सीमा कितनी लंबी है, ये पॉइंट और देखने होंगे। तो भारत की अगर हम बात करें, सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितनी है? 4096.6 किलोमीटर, भारत की इतनी लंबी बाउंड्री है इसके साथ। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना के साथ हमारी कितनी लंबी बाउंड्री है? तो चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है 3488, इतनी लंबी बाउंड्री है। पाकिस्तान के साथ हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो है 3323 किलोमीटर। फिर आता है अफगानिस्तान, सॉरी पहले नेपाल के साथ देखेंगे। नेपाल के साथ हमारी जो बाउंड्री है वो है 1751 किलोमीटर। मैं किलोमीटर शब्द आगे लिखने का स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। भूटान के साथ हम बात करें, भूटान के साथ यहाँ चलो म्यांमार के साथ लिख देता हूँ पहले। म्यांमार के साथ है दोस्तों 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ कितनी है यहाँ लिख देता हूँ। भूटान के साथ हमारी जो बाउंड्री लगती है वो है 699 किलोमीटर। कितनी लगती है? 699 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान के साथ कितनी है? अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारी बाउंड्री की लंबाई मैंने आप सभी के सामने रख दी है। पड़ोसी देशों के साथ हमारी कितनी कितनी लंबी बाउंड्री है, ये लीजिए दोस्तों एक एक करके। मैंने 7 पड़ोसी देशों के बारे में बताया था कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और टोटल हमारी सातों देशों के साथ टोटल बाउंड्री कितनी है? हम कहेंगे 15,200 किलोमीटर।
ये ठीक है दोस्तों। फिर हमने डायरेक्शन भी देख ली, सातों देशों का नाम देखा और लंबाई। अगर इन सभी का आप टोटल करेंगे, अगर इन सभी का आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो टोटल करने पर आप देखेंगे कि टोटल करने पर आपने पाया है कि भारत के अंदर पड़ोसी देश जो सात है, टोटल आएगा 15,106। कितना आएगा? 15,106। अब 15,106 आएगा तो आप कहोगे सर फिर आपने 15,200 क्यों लिखा है? 15,200 इसलिए लिखा है क्योंकि 15,200 हमारे एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है, और रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट कहती है कि हमारी कितनी बाउंड्री है? 15,106। कारण क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, पीओके क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर कब्जा करके बैठा है चाइना। तो इन क्षेत्रों को दोस्तों अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों से वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री को काउंट नहीं कर रहा रक्षा मंत्रालय, इसलिए 15,106 बन रही है, और एनसीईआरटी कहती है 15,200, तो हम 15,200 ही मानेंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं और हम एक एक करके सारी की सारी बातें लिख डालते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको पड़ोसी देशों के साथ एक एक चीज बताई है। क्या बताई? एक एक चीज बता दी है दोस्तों मैंने आपको पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसके अंदर क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इसके अंदर पड़ोसी देशों की संख्या पता होनी चाहिए कि भारत की स्थलीय सीमा पर कितने पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि स्थलीय सीमा की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर है। फिर हमें ध्यान रखना होगा भारत के जो पड़ोसी देश है कौन सी डायरेक्शन में कौन सा देश पड़ता है, यह ध्यान रखना होगा। उसके बाद हमें दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि हमारे भारत के साथ जिन देशों की बाउंड्री लगती है उन बाउंड्रियों को थोड़ा थोड़ा माइंड में रखिएगा। सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। दूसरे नंबर के साथ किसकी है? चीन के साथ। तीसरे नंबर पर किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। चौथे नंबर पर नेपाल के साथ। पांचवें नंबर पर म्यांमार के साथ। छठे नंबर पर भूटान के साथ, और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान के साथ। तो ध्यान हमें क्या रखना है कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत जिन देशों के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है उन चारों देशों को क्रम में लिखें। अब क्रम में जरूरी नहीं है वो ऐसे ही है, वो लिख सकता है अवरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम में लिखें, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। अवरोही क्रम क्या होता है थोड़ा मैं ये बता देता हूं। ध्यान रखिए, आपने दो इस प्रकार गिनती लिखते हैं 1 2 3 4, एक ऐसे लिख दीजिए 4 3 2 1। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, बड़ा सरल सा मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। ये वाला जो क्रम है ये है अवरोही क्रम। ये क्या है? अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम। और इधर वाला जो क्रम है दोस्तों ये होता है आरोही क्रम। अब आप कहोगे सर हमें कैसे याद रखना होगा, ऐसे कैसे याद रहेगा हमें 1 2 3 4 से? तो आपको याद कैसे रखना है, आप देखिए इसमें काउंटिंग क्या, संख्या बढ़ रही है या घट रही है? इसमें संख्या बढ़ रही है। तो ध्यान रखिए बढ़ता हुआ जो क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है वो होता है आरोही क्रम। और आप यहां पर देखिए संख्या घट रही है, क्या हो रहा है? घट रही है, यानी घटता हुआ जो क्रम होता है वो होता है अवरोही क्रम। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देशों में जो सर्वाधिक सबसे लंबी जो बाउंड्री बनाते हैं उन देशों को अवरोही क्रम में लिखें। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सबसे लंबी बाउंड्री वाला बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर लिख देना चाइना, तीसरे में लिखना पाकिस्तान, और चौथे में लिखना नेपाल। यानी बाउंड्री दोस्तों सबसे लंबी नेपाल की, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान और फिर नेपाल। हमने ये अवरोही क्रम लिखा है। और आरोही क्रम में लिखते इन्हीं 4 देशों को, तो हम कैसे लिखते हैं? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ये बढ़ता हुआ क्रम होता है और वो घटता क्रम। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी आरोही और अवरोही क्रम के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़े दोस्तों। ये हमने अब एक एक करके सारे पड़ोसी देशों पर बात करनी होगी। इतनी बात नहीं, हमें एक एक पड़ोसी देश पर और बात करनी होगी हमें, और अच्छे रूप से हम एक एक करके सभी पड़ोसी देशों पर बात भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अब हमें एक एक देश पर बात करनी है, और एक एक देश पर ध्यान रखिएगा। मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा। हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान के साथ। हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसके साथ हम वार्तालाप करने वाले हैं। इसके साथ नहीं करेंगे, हम आपस में ही कर लेंगे भाई, ठीक है? इसके साथ तो नहीं कर रहे। ठीक है, और हमें सिर्फ वही राज्य लेंगे जो पाकिस्तान को छूते हैं। हम सारे राज्य नहीं लेने वाले, हम सिर्फ वही राज्य लेंगे जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, ठीक है, हमें वही राज्य लेने हैं।
ये लीजिए दोस्तों, यहां पर मैं इनको ऐसे करके छोड़ देता हूं। ये सिर्फ हमने वही राज्य लिए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के ऊपर। भारत और पाकिस्तान, हमें सिर्फ इतने से पॉइंट अब देखने हैं। मैं आपके सामने अब एक एक पॉइंट लिख डालूंगा कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो आप सभी को सबसे पहले ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान हम जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमारे कौन सी दिशा में है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो बाउंड्री है उसकी लंबाई कितनी है, दूसरा पॉइंट। दो पॉइंट हो गए दोस्तों, ठीक है। तीसरा पॉइंट बनता है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसका सीमा का नाम क्या है, यानी सीमा नाम, ये लीजिए सीमा का नाम क्या है, हमने ये भी देख लिया। चौथा यहां पर एक चीज और आती है दोस्तों कि सीमा का निर्धारण किसने किया, सीमा निर्धारण, ये लीजिए दोस्तों सीमा का निर्धारण किसने किया है, तो हम ये भी देख लेते हैं सीमा निर्धारण, ये लीजिए दोस्तों सीमा निर्धारण के बारे में हम बात करेंगे, ठीक था। इसके अलावा दोस्तों सीमा निर्धारण का ध्यान रखिए, सीमा का निर्धारण किया गया किस आधार पर, सीमा निर्धारण का यानी विभाजन किस आधार पर हुआ है, विघटन यानी विभाजन, यानी पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, विभाजन का कारण क्या रहा है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, विभाजन का कारण, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इतने सारे पॉइंट्स पर देखने वाले हैं। उसके बाद हम राज्यों की भी बात करेंगे, भारत के कितने राज्य हैं जो इसके साथ छूते हैं, विभाजन का कारण। फिर हम लिखेंगे भारत के कितने राज्य हैं जो यहां पर बाउंड्री बना रहे हैं, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इसके साथ बाउंड्री बना रहे हैं। इतने सारे पॉइंटों पर हमें गौर करनी होगी। अब एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स के ऊपर लिखता जाता हूं और आप आराम से साथ साथ लिख भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले अभी हमने दिशा भी देखी थी, देख सकते हैं पिछले मानचित्र के अंदर हमने दिशा लेकर के पश्चिम और लंबाई लिखी है 3323। आइए बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान हमारी कौन सी दिशा में है, हम लिखेंगे पश्चिम दिशा में है, ये लिखिए दोस्तों पश्चिम दिशा। दूसरा पॉइंट यहां पर ये उभर कर सामने आ रहा है कि लंबाई कितनी है, तो हम लिख देंगे, ध्यान रखिए कितनी, तो हम लिखेंगे 3323 लंबाई। कितनी लंबाई लिखेंगे, 3323 किलोमीटर लंबाई है, ये लीजिए दोस्तों इतनी लंबाई है, ये भी हमने देख लिया। फिर कह रहा है सीमा का नाम बताओ, क्या है सीमा का नाम। तो आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है इसका नाम है दोस्तों रेड क्लिफ सीमा। इसका नाम क्या है आप जानते हैं, रेड क्लिफ सीमा, ठीक है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सीमा का निर्धारण किस व्यक्ति ने किया था। कह रहे हैं सर 12th व ग्रेजुएशन लेवल दोनों में जो टॉपिक सेम है वो एक बार ही पढ़ना है क्या। एग्जाम्पल भारत का भूगोल दोनों में है तो एक बार ही पढ़ें क्या सर, प्लीज आंसर गिव मी। सत्यवीर जी कसवा, सत्यवीर जी 12th के अंदर और अगर देखा जाए ग्रेजुएशन लेवल के अंदर, दोनों के अंदर भारत का भूगोल, पहली बात ध्यान रखिएगा, आपको बता भी देता हूं क्या क्या टॉपिक है, ठीक है। पहली बात तो दोनों में सेम टॉपिक बहुत कम है। सेम टॉपिक की अगर बात करूं तो 12th बेस के अंदर तो टॉपिक मैं बता देता हूं, 12th बेस में जो टॉपिक है, थोड़ी देर मैं भी बैठ जाता हूं दोस्तों क्यों लगातार खड़ा खड़ा मैं भी थक चुका हूं, 1.5 घंटा हो चुका है, तो आपको बता देता हूं 12th बेस में क्या है। 12th बेस के अंदर हम बात करें तो 12th बेस में सामान्य परिचय जो अभी पढ़ रहे हैं वो है, एक दोस्तों हमारे होगा भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश वहां पर फिजिकल डिवीजन टॉपिक दे रखा है। एक दोस्तों ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र, ये टॉपिक भी उनके दे रखा है, नदियों वाला 3 हो गया, नदियां झीलें बांध सारे हैं उनके वो। और एक उनके दे रखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। और आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में और उनके सिलेबस में कॉमन क्या है, तो कॉमन सिर्फ सामान्य परिचय और प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, इतना सा कॉमन है। यानी ये वाला टॉपिक है आपका और 12th बेस वालों का और ग्रेजुएशन लेवल वालों का ये टॉपिक कॉमन है।
एक टॉपिक। दूसरा जो आप पढ़ते हो प्राकृतिक वनस्पति, वन वगैरह पढ़ते हैं, वो टॉपिक आपका और उनका कॉमन है। एक वाइल्ड लाइफ जो हम पढ़ते हैं ना, ये नेशनल पार्क वगैरह, रामसर साइट, ये वाला टॉपिक वन्य जीव, ये आपका और उनका कॉमन है। बाकी सारे टॉपिक क्योंकि उनके फिजिकल डिवीजन टॉपिक दे रखा है, भौतिक प्रदेश आपके नहीं है। उनके ड्रेनेज सिस्टम टॉपिक दे रखा है, यानी अपवाह तंत्र आपके नहीं है। उनके दे रखा है झीलें, आपके नहीं है। उनके दे रखा है दोस्तों बहुउद्देशीय घाटी जो परियोजनाएं हैं, यानी बांध वगैरह, आपके नहीं है। अब आपके दे रखा खनिज संसाधन, वो उनके नहीं है। आपके दे रखा ऊर्जा संसाधन, वो उनके नहीं है। आपके दे रखा एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारतीय कृषि, वो उनके नहीं है। तो इस प्रकार से कई टॉपिक है जो आपके हैं, उनके नहीं है। सिलेबस में सिर्फ 2 या तो 3 टॉपिक कॉमन है, इससे ज्यादा नहीं है। तो आपको दोनों को, एक बात तो है, अलग अलग वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, लेवल भी तो अलग अलग होगा। 12th बेस और ग्रेजुएशन लेवल का एक लेवल थोड़ी रहेगा। आपको जो पढ़ाऊंगा तो वो लेवल एक थोड़ी रहेगा, आपका लेवल अपर जाएगा और उनका थोड़ा सा हल्का सा कम रहेगा। तो दोनों के ऊपर ही अलग अलग चीजें रहेगी। आपके तो ऐसे समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल पर आरएस की पोस्ट आती है, आरएस की, सब इंस्पेक्टर की, तो आपको तो उस लेवल से पढ़ना पड़ेगा। आइए हम बात कर लेते हैं रेडक्लिफ सीमा की। कह रहे हैं सर इनकी पीडीएफ मिलेगी क्या? विवेक जी जरूर मिलेगी, चिंता नहीं करें, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर गौर से देखिएगा दोस्तों, सीमा निर्धारण की मैं बात कर रहा हूं। सीमा निर्धारण किसने किया था? नाम इसका रेडक्लिफ क्यों पड़ा है? क्योंकि दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो विभाजन करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि कोई 2 भाई होते हैं और आपस भाइयों में झगड़ा हो जाता है, तो आपस में कभी भी दोस्तों, कभी भी देख लीजिएगा, हाँ वो बात अलग है, कोई बहुत ही शिक्षित परिवार है और उनके जो पिताजी हैं अपने पापा से बहुत डरते हैं बच्चे, और मान लीजिए भाई भाई में झगड़ा हो गया तो पिताजी बैठ के करवा देंगे, पापा करवा देंगे, फादर साहब करवा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कई बार आपने देखा होगा, मैंने इतने सारे केस देखे हैं दोस्तों, बहुत सारे केसेस देखे, जिनके अंदर जब भी भाइयों का झगड़ा होता है, उनका बाप कभी उनका मतलब कि हल नहीं करवा सकता, तीसरा व्यक्ति आता है, यानी पंचायतिया बुलाते हैं, फिर वो हल करवाता है उनका हमेशा, और दोनों को उनकी बात माननी पड़ती है। नहीं तो छोटे बेटे को लगता है वो की साइड में पिता, बड़े को लग रहा है कि उसकी साइड में, ऐसे लगता रहता है, इस वजह से पिता कभी नहीं करवाता उनका। तो आपने देखा है कि भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था, ये भी तो 2 भाई हैं भारत पाकिस्तान, तो इनका विभाजन हुआ, तो दोस्तों यहां पर जो उस समय वॉइसरॉय थे, नाम था आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उसने हल नहीं करवाया, उसने एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था, क्या नाम था तो आप जानते हैं दोस्तों अच्छे रूप से, सर सिरियल रेडक्लिफ। नाम रखिएगा ध्यान दोस्तों, क्या नाम है? सर सिरियल रेडक्लिफ नाम था उसका। क्या नाम था? सर सिरियल रेडक्लिफ। यानी पहले उन्होंने एक कमीशन बनाया दोस्तों, एक कमीशन बनाया जिसका नाम था रेडक्लिफ कमीशन। और रेडक्लिफ कमीशन का दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, रेडक्लिफ कमीशन का अध्यक्ष किसे बना दिया? सर सिरियल रेडक्लिफ को। अब इस रेडक्लिफ कमीशन का अध्यक्ष था ये व्यक्ति, इसलिए हम बोल देते हैं कि दोनों देशों के बीच बाउंड्री इसी ने बनाई है, हालांकि रेडक्लिफ कमीशन ने बनाई थी। ठीक है, ये अध्यक्ष था उसका। तो आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना बड़े सरल से तरीके से, कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति आया था, इसने आपको पता है क्या कहता? इसने, वैसे देखा जाए अंग्रेज करके छोड़ के चले गए ना, हम सोचते हैं अंग्रेजों ने ऐसे, अंग्रेज वास्तव में बड़ा गंदा काम करके गए थे। एक रेडक्लिफ जो ये व्यक्ति है, सर सिरियल रेडक्लिफ, इसने आपको पता है क्या कहा था? 1947 में एक बात बोली थी कि आपने 1947 तक भारत को ऐसे रखा है, आप 2-3 साल का समय दीजिए, 2-3 साल और राज कर लीजिए, 3 साल रुक जाइए, 3 साल में इनके बीच में ऐसी बाउंड्री बनाकर दे दूंगा, 3 साल दीजिए, मैं ऐसी बाउंड्री बनाकर दे दूंगा कि दोनों देशों में कभी झगड़ा नहीं होगा और दोनों इतने प्यार से रहेंगे, जिसकी मतलब आज तो ये विभाजन अलग अलग हो रहे हैं, मिसाल दी जाएगी, ऐसे अलग रहेंगे, इतना गजब का विभाजन होगा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, 28 दिन का समय, 28 दिन में तय कर दीजिए। तब उसने कहा था 28 दिन में तय नहीं होगी, अगर 28 दिन में बाउंड्री निर्धारित करेंगे तो दोनों देशों के बीच हमेशा झगड़ा रहेगा, पूरे विश्व के अंदर हमेशा ये लड़ते रहेंगे और हमेशा चर्चा का विषय बने रहेंगे। तब अंग्रेजों ने कहा बने रहने दो, अपना क्या, अपने तो जाना है। 28 दिन का समय दिया सर सिरियल रेडक्लिफ को, 40,000 तनख्वाह दी थी इनको और बोला 40,000 तनख्वाह मिलेगी आपको, ये बना दीजिए। सर सिरियल रेडक्लिफ ने लास्ट में जाते जाते दोस्तों उदास होकर बोला कि मैं ये 40,000 रुपए भी नहीं लूंगा, ये लीजिए आपके 40,000 रखिए, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने बाउंड्री बनाने का काम ही नहीं किया, आपने तो ऐसी बाउंड्री बनवाई है जो झगड़ा है, झगड़ा करवाकर छोड़ दिया दोनों देशों के बीच। इसीलिए आज देख ले भारत और पाकिस्तान के बीच में आज भी झगड़ा होता रहता है। तो ये बात उस समय उन्होंने बोली थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, सर सिरियल रेडक्लिफ था, उस व्यक्ति ने यहां पर बाउंड्री का निर्धारण करवाया। विभाजन का कारण क्या रहा है? धार्मिक कारण रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अंत में जाते जाते भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई होने लगी थी, वो सिर्फ मुस्लिम और हिंदू को लेकर होने लगी, धार्मिक कारण रहा है। धार्मिक तौर पर विभाजन हुआ है। अब राज्य देखिए, हमारे ऐसे कितने राज्य हैं जो इनके साथ बाउंड्री बनाते हैं, तो आप देख पाएंगे हमारा यहां पर कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात राज्य पड़ता है। हमारा यहां पर कौन सा राज्य है? हम कहेंगे राजस्थान राज्य पड़ता है। यहां पर कौन सा राज्य पड़ता है?
हम कहेंगे पंजाब राज्य पड़ता है। तो भारत के कितने राज्य हो गए जो इनके साथ सीमा बनाने का कार्य करते हैं? तो हम कहेंगे, हमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे कि गुजरात है, फिर हम देख सकते हैं राजस्थान बाउंड्री बनाता है। कौन सा राज्य है? राजस्थान भी बाउंड्री बना रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब भी बाउंड्री बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ अच्छी रूप से देख ली है कि यहाँ पर भारत के 3 ही राज्य हैं जो बाउंड्री बना रहे हैं। अब आइए बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये कौन सा है? J&K है, यानी जम्मू कश्मीर। और ये कौन सा है? लद्दाख है। ये कौन सा है? लद्दाख है। तो आप देख पा रहे हैं भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम लिख लेते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर, और एक आ गया दोस्तों कौन सा? जम्मू कश्मीर, और एक आ गया लद्दाख। तो भारत के ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ये मैंने सारी की सारी जानकारी यहां पर लिखी। अब एक विशेष बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि 28 दिन में बाउंड्री कैसे बन सकती है दोस्तों। 28 दिन के अंदर तो मैंने उदाहरण दिया था अभी भाई भाई का, जितने कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग, जितने भाई होंगे उतने घर होंगे। भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाए 28 दिन में, उनकी पंचायती नहीं खत्म होती, तो ये तो देश का विभाजन हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। जब रेडक्लिफ ने ये बात बोली कि 28 दिन में नहीं बनेगी, 3 साल में बनेगी, तो बोला 28 दिन में बनानी है। तो रेडक्लिफ ने कैसे बनाई होगी, आप सोच पा रहे हैं? रेडक्लिफ ने पता है क्या किया था? अब रेडक्लिफ बोला 28 दिन में बनानी है, तो मेरे से घुमा तो जाएगा नहीं, क्योंकि बाउंड्री क्षेत्र बहुत बड़ा है, घुमा नहीं जा सकता। तो रेडक्लिफ ने पता है क्या किया? 2 हिंदू लोगों को बुलाया उस समय के, और 2 मुस्लिम, यानी रेडक्लिफ कमीशन बना था। रेडक्लिफ कमीशन में टोटल 5 मेंबर थे। रेडक्लिफ कमीशन में एक तो कौन हो गया? अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ एक खुद हो गए। 2 हिंदू मेंबर थे, जिनका एक का नाम तो था मेहरचंद महाजन और एक का नाम था तेजा सिंह। मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह। और मुस्लिम में कौन थे? एक का नाम था दीन मोहम्मद और एक का नाम था मोहम्मद मुनीर। टोटल 5 मेंबर थे। पांचों को बैठ गए और एक दोस्तों हिंदुस्तान का मैप मंगवा लिया। मैप मंगाकर बोला लड़ाई किस चीज की? बोले धार्मिक धर्म की लड़ाई है, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, इस चीज की लड़ाई चल रही है। बोला अच्छा ये करना। बोले कहते मुस्लिम कहां पर रहते हैं? बोला जो ये आपको ये क्षेत्र दिख रहा है ना भारत का, ये हिंदुस्तान का, इसका पश्चिम जो इलाका है पंजाब का हो गया, जैसे आधे पंजाब हो गया, राजस्थान का भी कुछ क्षेत्र चला गया, गुजरात का भी, यानी बोला ये जो एरिया इसके अंदर मुस्लिम, यानी इससे इधर इधर क्या रहते हैं? मुस्लिम। बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला मैं एक लाइन बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा। तो बोले ठीक है। उन्होंने ऐसे करके भारत हिंदुस्तान के मानचित्र पर एक लाइन बना दी। अच्छा बोला ये है क्या? ऐसे इधर इधर मुस्लिम है? कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है। फिर बोला और कहाँ है मुस्लिम बताओ? तो बोला बंगाल का जो एरिया, बंगाल बहुत बड़ा होता था, बांग्लादेश वर्तमान में जो बांग्लादेश, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पूरा बंगाल ही था। बोला और कहाँ है? कहता बंगाल में है। बंगाल में कहाँ कहाँ है? तो बोले अब मैं लाइन बना रहा हूँ, बता दीजिएगा मुझे। कहाँ ठीक है। तो उन्होंने ऐसे करके लाइन बना दी। बोले ये यहाँ पर है क्या? हाँ। वो बोले है पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश तो बाद में बना था, पहले तो पाकिस्तान ही होता था, ये पूर्वी पाकिस्तान। बोल दीजिए ये तो हमने देख लिया कि यहाँ या मुसलमान है। बोले बंगाल में? बोले यहाँ है। तो इस प्रकार से बोला देखो हमने बंगाल को भी 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, एक तो हमने पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। बोले ठीक है। बोले पूर्वी बंगाल है, ये पूर्वी बंगाल आज से पाकिस्तान होगा। ये जो मैंने लाइन बनाई है इससे इधर इधर ये मुस्लिम एरिया, आपने बताया कहाँ? ये पूर्वी पाकिस्तान है। आपने इधर पाकिस्तान में कौन सा बताया? इधर भारत के पंजाब की साइड, इधर इधर आपने पाकिस्तान ये लाइन बनाई, इसे इधर पश्चिमी पाकिस्तान। यानी कि मानचित्र मंगा, घूमे नहीं, मानचित्र बनाकर मंगा कर उस मानचित्र पर लाइनें खींचकर बोल दिया कि इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। कलम से लाइन बना दी, गजब का है। तो दोस्तों एक चीज सोचिए, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी कलम से निर्धारित की गई अंतरराष्ट्रीय सीमा, कलम से निर्धारित की गई अंतरराष्ट्रीय सीमा पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी कहां पर है? यही है वो। हालांकि मैं ये विशेषता लिखूंगा नहीं, मैंने आपको विशेषता के तौर पर बताया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में कलम से निर्धारित विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा ये रेडक्लिफ। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो हमने बात कर ली भारत और पाकिस्तान के बीच के कुछ एक पॉइंट। अब आपके मन में आता है सर ये पीओके क्या है? पीओके के बारे में बताओ। आइए दोस्तों मैं पीओके के बारे में बताता हूं। पीओके के बारे में हम देखते हैं पीओके क्या है। पीओके में आपको आनंद खूब आएगा दोस्तों। पीओके ऐसे नहीं है, बड़ा आनंद, गजब का टॉपिक है ये पीओके। आइए देख लेते हैं। तो हमारे यहां पर इस प्रकार से बाउंड्री है। केवल मैं उस समय तो जम्मू कश्मीर होता था, तो मैं आपको केवल यही बताने वाला हूं। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों, केवल लद्दाख का क्षेत्र लिया हमने। अब इसके अंदर पीओके के ऊपर ही बात करेंगे कि क्लास कैसे रुक गई है। सर नहीं रुकी है भाई, मेरी टेक्निकल टीम कह रही है बिल्कुल। बीच में 2-3 बार बच्चों ने बोला था कि सर क्लास रुक रही है, लेकिन फिर भी उस समय नहीं बोला था। उस समय टेक्निकल टीम ने ये कहा ठीक चल रही है। नरेश जी कह रहे हैं मजा आ रहा है सर, यानी नाइस क्लास। ठीक है,
पहले ऐसे बताओ, ये सारी चीज पढ़ा रहा हूं, आनंद तो आ रहा है ना दोस्तों? बताइए, कमेंट करके बताइएगा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतने में हेडिंग लगा लेता हूं पीओके। आपने पीओके का मसला सुना होगा, ये पीओके क्या है आइए देखते हैं। पीओके, पीओके का पूरा नाम है दोस्तों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोल सकते हैं इसे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये लीजिए, ठीक है। अब एक एक चीज हमें यहां पर देखनी होगी बड़े सरल से। ये पाकिस्तान पीओके कैसे बना है, पहले मैं पीओके का एरिया आपको बताना चाहूंगा। पीओके का मैं एरिया आपको बता देता हूं और सरल से तरीके से आपको मैं बाउंड्री बता दूंगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां से बाउंड्री प्रारंभ होती है, यहां से बाउंड्री प्रारंभ होती है, यहां से होती हुई और यहां तक लेकर आएंगे हम, यहां तक। अब देखिएगा कैसे लेकर आएंगे हम। तो यहां से प्रारंभ होगी, इससे इधर इधर का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा पीओके है। ये रेड कलर की लाइन में इससे इधर इधर का सारा पीओके है। कह रहे हैं हाँ जी सर, नाइस क्लास, मजा आ रहा है। कह रहे हैं सर मेरा कमेंट पढ़ो। कमेंट पढ़ लिया आपका मैंने, ठीक है। मजा आना चाहिए, बस मजा आएगा तभी पढ़ने में दोस्तों। ध्यान रखिए, जब इंटरेस्ट बनता है ना तभी मजा आता, मतलब हर एक चीज का आनंद आता है। तो अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखना है। कह रहे मेरा कमेंट भी पढ़ो सर। अरे भाई सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं। भगवती गुज्जर कह रहे हैं मेरा कमेंट, आपका पढ़ लिया कमेंट, ठीक है दोस्तों। मैं अपने मुद्दे पर आता हूं क्योंकि 7-8 मिनट बचे हैं। अब ये पाकिस्तान पूरा कर लेते हैं, पहले बात पाकिस्तान को निपटा लेते हैं। पीओके कैसे बना है आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो सारा एरिया आप देख पा रहे हैं, कौन सा? ये वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये सारा का सारा पीओके एरिया है दोस्तों। आज अगर इसके अंदर जनमत संग्रह करवा लिया जाए तो दोस्तों, इसमें अगर मान लीजिए वोटिंग करवा ली जाए कि यहां से लोगों से पूछा जाए कि आप किस में मिलना चाहते हो, तो आज भी ये लोग भारत में मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान वोटिंग करवाने नहीं देता है। यहाँ पर आज मिलने के लिए तैयार है ये लोग। ये है पीओके, ये लीजिए दोस्तों। कह रहे हैं सर पहले से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। सर मैं आपका फैन हूं, थैंक यू। इंफॉर्मेशन दी तो ही थी भाई, ठीक है। तो यहां पर अब ध्यान दीजिए, कब बना कैसे बना ये हमें देखना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है पीओके का निर्माण कब हुआ था। तो हम कहेंगे दोस्तों जो ये पीओके है ये कब बना था? वर्ष 1947 में बना था। कब बना था? 1947 में। कैसे बना था? तो आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी यहां पर, और बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। तो उस समय भारत के अंदर ध्यान रखिए एक रियासत हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर रियासत। कौन सी रियासत हुआ करती थी यहां पर? जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी। तो भारत में जितनी भी रियासतें थी, सभी रियासतों को अंग्रेजों ने 3 शर्तें रखी थी। या तो भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या दोस्तों अपने आप में स्वतंत्र रहो। 3 शर्तें थी। तो उस समय बहुत सारी रियासतें पाकिस्तान में मिल गई, बहुत सारी रियासतें भारत में मिल गई, और उनमें से कुछ रियासतें जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि जूनागढ़, और जैसे कि कुछ एक रियासत जैसे कि जम्मू कश्मीर, ये रियासतें बोले हम तो स्वतंत्र रहेंगे। हैदराबाद को तो हमने अपोलो ऑपरेशन के तहत मिला दिया, सैनिक कार्रवाई कर दी हमने, और जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के माध्यम से मिला लिया। अब जम्मू कश्मीर की बात आई तो यहां पर बोला कि आप स्वतंत्र रहिए। अब स्वतंत्र की बात आई दोस्तों तो आप जानकर हैरान रहेंगे, इस रियासत के राजा थे राजा हरि सिंह।
यहाँ के शासक कौन थे? राजा हरि सिंह थे। अब ये शासक बोले कि मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, और भारत सरकार ने भी बोल दीजिए कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है सामने, कहा जाता है कि जब राजा हरि सिंह ने जैसे ही कहा और जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पाकिस्तान इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। पाकिस्तान क्या कर देता है? इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। और पाकिस्तान जब दोस्तों इसके ऊपर आक्रमण करता है, दोस्तों पाकिस्तान जैसे इसके ऊपर आक्रमण करता है तो हरि सिंह जी सीधे कहां पर बातें आते हैं? हरि सिंह जी सीधे ही भारत के पास आते हैं, भारत सरकार के पास आते हैं। और भारत सरकार के पास कब आते हैं दोस्तों? तो हरि सिंह जी सीधे 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 भागे भागे, जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो सीधे आए भारत सरकार के पास। और भारत के पास कब आते हैं? तो 24 अक्टूबर को आते हैं। कब आते हैं? 24 अक्टूबर। ध्यान रखिए कब आते हैं, तो हम बता देते हैं 24 अक्टूबर को आते हैं। 24 अक्टूबर वर्ष 1947 को। और 1947 को आकर कहते हैं पाकिस्तान ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है और आप मेरी सहायता करेंगे। तब दोस्तों वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा हम ऐसे सहायता नहीं कर सकते, आप अपने आप में स्वतंत्र देश है, हमारा अलग देश है, पाकिस्तान अलग देश है, आप और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हुआ है, हम कैसे बीच में आए? तब बोला कि आप ऐसे मत कीजिए, मेरे पास सेना भेज दीजिए, मैं आपके देश में मिलने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से राजा हरि सिंह ने क्या किया? राजा हरि सिंह ने दोस्तों ध्यान रखिएगा बड़े सरल से तरीके से 26 अक्टूबर 1947 को विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। कैसे दोस्तों? 26 अक्टूबर वर्ष 1947 को क्या कर दिया? भारत के साथ विल्य पत्र पर हस्ताक्षर। विल्य पत्र पर क्या कर दिया दोस्तों? भारत के साथ हस्ताक्षर कर दिया कि मैं भारत के अंदर मिलना चाहता हूं, ये बात बोल दी। अब विल्य पत्र हो गया तो अब जम्मू कश्मीर किसका टुकड़ा हो गया? भारत का। तो भारत तो आर्मी भेजेगा। अब भारत ने क्या किया? यहां पर आर्मी भेज दी। दोनों देशों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। दोनों देशों के बीच में क्या होता है? भयंकर युद्ध होता है। और युद्ध के अंदर पाकिस्तान ने बहुत सारे क्षेत्र पर, श्रीनगर से सिर्फ 18 किलोमीटर पीछे रहे थे पाकिस्तानी। हमारी सेना जैसे कि तो बहुत पीछे तक खदेड़ के आ गए हम, यानी हमने 50-60 किलोमीटर का एरिया, चौड़ाई का एरिया वापस छुड़वा लिया। पाकिस्तान को पता चला भी ऐसे तो भगा देंगे, लेकिन उस समय दोस्तों एक गलती कर बैठे हमने गलती ये कर ली कि हम उसे यूएनओ के अंदर मुद्दा ले गए। और यूएनओ के अंदर आप जानते हैं लोग तो मजे लेते हैं, और वही बात हो रही है, आज भी मजा लिया जा रहा है। तब दोस्तों यूएनओ के अंदर मुद्दा ले गए। अब आप कहोगे सर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो जो आपने रेड कलर में लाइन बनाई है ये बाउंड्री होगी इस क्षेत्र के अंदर। तो बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र ये पीओके ही कहलाता है, ये है पीओके, पूरा का पूरा क्षेत्र। तो इस पीओके को अलग करने वाली जो ये बाउंड्री आप देख रहे हो, इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका 1949 में निर्धारण हुआ था। इस लाइन, ये क्या है दोस्तों? ये लाइन है एक, इसका नाम है युद्ध विराम सीमा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है युद्ध विराम सीमा है दोस्तों, युद्ध विराम सीमा। इस सीमा का नाम निर्धारण कब हुआ था? इस सीमा का निर्धारण होता है वर्ष 1949 के अंदर। कब होता है? वर्ष 1949 में निर्धारण होता है। और बाद में इसी लाइन का दोस्तों नाम बदलकर वर्ष 1972 में LOC कर दिया जाता है। आज भी देख सकते हैं दोनों के बीच में इसी क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। LOC कहा जाता है। LOC का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। तो ये दोस्तों मैंने आप सभी को अच्छे रूप से यहां पर क्या बता दिया है, पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के अंदर ये विवाद क्या है, उस विवाद के ऊपर मैंने आप सभी को जानकारी दी है। तो ये हमने पाकिस्तान के साथ चर्चा कर ली है। हमने एक पड़ोसी देश अच्छे रूप से देख लिया, देख सकते हैं। मैंने कहा था स्थलीय सीमा पढ़ाऊंगा, 7 पड़ोसी देश है। सबसे पहले हमने 7 पड़ोसी देशों की सीमा, दिशा, सारी चीजें देखी। और सबसे पहले हमने पड़ोसी देश लिया पाकिस्तान। पाकिस्तान की दिशा कौन सी है, लंबाई कितनी है, सीमा नाम निर्धारण किसने किया, विभाजन किस आधार पर, राज्य कौन कौन से है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से है, और पीओके का विवाद क्या है, वो सारा मैंने आप सभी को बता दिया है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ पाकिस्तान पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अब समय हो चुका है और मेरी अगली क्लास है। तो आज हमने 2 घंटे इस पर चर्चा की है। नेक्स्ट जो कल क्लास आएगी उसके अंदर हम लगभग दोस्तों सभी पड़ोसी देशों को कवर कर चुके होंगे, सभी को कवर कर लेंगे हम। तो आज हम इतना ही देखने वाले हैं। आप सभी ने प्रेम स्नेह बनाए रखा, और एक चीज का ध्यान रखिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। ये PDF आपको मिल जाएगी, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसी लगी, आनंद आया या नहीं आया, समझ आया नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस क्लास को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी ने प्रेम स्नेह बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।